गुड आफ्टरनून क्लास। हाँ जी, सब लोगों ने गुड आफ्टरनून बोल दिया है। गुड आफ्टरनून। सब कैसे हैं? हाँ जी, आ गए, क्लास लेने आ गए। अभी बताते हैं हिपेरिन क्या है। पहले तो नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सब कैसे हैं आप लोग? आप सब कैसे हैं? ठीक है? इस कोरोना के दौर में आप लोग ठीक से हैं कि नहीं है? नमस्ते, हेलो सबको। हाँ जी, पहले तो आप लोग ये बताएं, आप लोग ठीक हैं? हम कैसे? हम बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम बहुत दिन बाद क्लास तो नहीं हो रही है, अभी लास्ट वीक ही तो आप लोग की क्लास हुई थी। हाँ जी, सब लोग सही है, अच्छी बात है, सबको सही होना चाहिए। सबसे पहले हम आप लोग को थोड़ा बहुत कोरोना से रिलेटेड बताएंगे, फिर उसके बाद पढ़ाएंगे। लेकिन पहले आप लोग की सेफ्टी के लिए कुछ हम बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं आप लोग को? तो सबसे पहले हम आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं, आपको कोरोना से कैसे बचना है। देखिए, जो कोरोना हमारी बीमारी है, जो कोरोना है, कोरोना एक सिंपल सी बात करें तो कोरोना एक तरह का हमारा फ्लू है, एक कोल्ड है। अगर ये किसी को हो भी जाए, या अगर किसी को हो भी जाए कोरोना, इससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो पहले हम आप लोग से 5 से 10 मिनट कोरोना के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे। तो चलिए बताइए, कोरोना से बचने के लिए आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? हाँ जी, कोरोना से बचने के लिए आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? हम आपको बस इतना बताएंगे क्या करना चाहिए। अगर मान ले किसी की बॉडी में कोरोना आ भी जाए, कोरोना का वायरस आ भी जाए, तो बॉडी में आने के बाद भी हम लोग उससे कैसे बच सकते हैं, बस हम आपको वो बताना चाहते हैं। तो आप लोग क्या क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं कोरोना से बचने के लिए? कोई बात नहीं, नेवर को हो गया या हमें भी हो गया, तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा, बस हमें ये जानना है। स्टे होम, स्टे होम कह सकते हैं, सही है, स्टे होम सही है। लेकिन उसके अलावा आप लोग खाने पीने में क्या कर सकते हैं जिससे आप लोग कोरोना से बच सके? तो चलिए हम आपको 2-3 चीजें बता रहे हैं जिससे आप लोग कोरोना से बच सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप लोगों से मिलेंगे ही नहीं, हमें ही पढ़ाने आना पड़ रहा है, तो पढ़ाने आना पड़ रहा है, हम भी तो लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन हमें इम्यूनिटी कैसे बनाना है अपना? हाँ, हैंड वॉश करना है, बिल्कुल करना है, इम्यूनिटी स्ट्रांग करना है। बट इम्यूनिटी स्ट्रांग कैसे करना है? इम्यूनिटी कैसे आप लोग स्ट्रांग करेंगे? तो इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए सबसे मेन क्या आपका है? गर्म पानी। गर्म पानी दिन में कम से कम 5-6 बार गर्म पानी में नमक डालकर आप लोग गलाला किया करें। सिर्फ च्यवनप्राश खाने से नहीं होगा, इसके अलावा भी बहुत चीजें हैं। तो सबसे पहले आप लोग का जो काम करना होगा वो गलाला करना होगा। गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालें, उससे आप लोग गार्गल करें, गलाला करें, सबसे पहला काम। दूसरा देखिए, दूसरा आप लोग क्या कर सकते हैं? तो दूसरा कुछ लोगों ने भी, अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वो लोग काढ़ा पी रहे हैं, काढ़ा पी रहे हैं। तो काढ़ा पी रहे हैं, बिल्कुल काढ़ा पी रहे हैं, लेकिन काढ़े में क्या क्या डाल रहे हैं? तो काढ़े के लिए आप लोग को इस टाइम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेना है वो आप लोग को गिलोय लेना है। गिलोय, गिलोय के साथ साथ अगर देखा जाए इसके अलावा आप लोग क्या ले सकते हैं? गिलोय के साथ साथ नींबू, नींबू भी ज्यादा से ज्यादा यूज करें, क्योंकि नींबू में हमारा क्या होता है? नींबू में विटामिन सी होता है, और विटामिन सी ऐसे ही हमारा इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है। तो आप लोग विटामिन सी ले सकते हैं, आप लोग गिलोय ले सकते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट गर्म पानी में, गर्म पानी, क्योंकि जो गर्म पानी है वो हमारी इम्यूनिटी। हाँ जी, तुलसी, तुलसी को भी आप लोग यूज कर सकते हैं। हल्दी वाला दूध, हाँ हल्दी वाला दूध नहीं तो आप लोग हल्दी को ही काढ़े में भी डालकर पी सकते हैं। हल्दी भी हमारी एंटीबायोटिक का काम करता है, इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है। तो आप लोग इन 3 चीजों को ज्यादा से ज्यादा यूज करें। गिलोय हो गया, नींबू हो गया, हल्दी हो गया, ये सारे आप लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करें। गिलोय, आप जाइएगा गिलोय मेडिसिन के दुकान पे जाइएगा, उनसे बोलिएगा गिलोय देने के लिए, वो गिलोय आपको दे सकते हैं। किसी भी कंपनी का पिए, इससे जरूरी नहीं है कि आप किस कंपनी का पी रहे हैं, मेनली आप लोग को क्या करना है? गिलोय लेना है। काढ़ा क्या होता है? काढ़ा गर्म पानी में जब अलग अलग मसाले डालकर उसको उबाला जाता है, उसी को हम लोग काढ़ा बोलते हैं। हाँ जी, नींबू पानी भी पी सकते हैं, बट गर्म पानी में, गर्म पानी में। तो ये था हमारा, आप लोग को बस प्रिकॉशन लेने के लिए बोल रहे हैं। प्रिकॉशन के साथ साथ प्रिवेंशन की आप लोग इम्यूनिटी बढ़ाकर अपने जो भी कोरोना है उसको हरा सके, इसके लिए इन 3-4 चीजों को आप ले ले। हाँ जी, डाइट नॉर्मल डाइट ही ले, लेकिन इसके साथ ज्यादा से ज्यादा इन चीजों का सेवन करें। हाँ जी, टमाटर में भी विटामिन सी पाया जाता है, और हम गिलोय का लीफ, हाँ होता है, लेकिन गिलोय का मेनली टैबलेट मिलता है, और गिलोय का आप लोग का जूस भी मिलता है, तो उससे आप लोग ये ले सकते हैं। चलिए
आगे हम कभी कोशिश करेंगे कि पूरा कोरोना का एक अलग लेक्चर ही ले, उसमें हम सब कुछ बताएंगे, कोरोना वगैरह क्या होता है ये सब कुछ बताया जाएगा। तो अब आज क्या पढ़ाएंगे, तो आज लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? हाँ जी, एक्सरसाइज डेली करना है, लेकिन घर से बाहर निकल कर नहीं, घर में रहकर। चलिए बताइए कहाँ तक पढ़े थे हम लोग लास्ट क्लास में? हाँ जी, EPFO में भी सेम सिलेबस है। हम जो आपको टॉपिक पढ़ाते हैं वो सब कुछ ऐसा पढ़ाते हैं जो सारे एग्जाम में आपका आ सके। तो ये EPFO का भी देखिए सिलेबस आपका सेम ही होगा। बेनिफिट्स ऑफ गिलोय, गिलोय का मेन काम होता है आप लोग का इम्यूनिटी बढ़ाना, इम्यूनिटी बढ़ाना। चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे ब्लड के बारे में, और ब्लड के बारे में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? प्लाज्मा के बारे में, प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग क्या पढ़ाएंगे, आज हम आपको बताएंगे सेल्स के बारे में। सेल्स जो आपके ब्लड का सॉलिड वाला पार्ट था, इसको हमने क्या नाम दिया था? तो इसको हमने सेल्स बोला था या कॉर्पसल्स बोला था। मतलब जो हमारा ब्लड का सॉलिड वाला पार्ट है उसको या तो हम लोग कोशिका बोलेंगे या तो उसे क्या बोलेंगे? कणिका बोलेंगे, कोशिका या कणिका बोलेंगे। तो चलिए देखिए, जो हमारी कोशिका और कणिका है ये हमारे ब्लड का कितना परसेंट था? तो जो हमारी कोशिका और कणिका है ये हमारे ब्लड का टोटल कितने परसेंट था? 45%, 45%। हाँ जी, प्लाज्मा थेरेपी भी बताएंगे, लेकिन उसको बताने के लिए पहले एंटीबॉडी बताना पड़ेगा, और उसको बताने के लिए पहले WBC पढ़ाना पड़ेगा। तो बिना WBC पढ़ाए हम आपको प्लाज्मा थेरेपी नहीं बता पाएंगे। तो पहले ये पढ़ेंगे तभी तो हम लोग आगे WBC भी पढ़ पाएंगे। तो चलिए हम लोग पूरा आज डिस्कस करते हैं, सब कुछ डिस्कस करते हैं। RBC, WBC सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। तो देखिए सबका मैसेज देख रहे हैं, ऋषभ सबका मैसेज दिखाई दे रहा है। तो चलिए यहाँ से हम लोग पढ़े आपका सेल्स या कॉर्पसल्स। जो हमारा सेल्स या कॉर्पसल्स होता है ये हमारे ब्लड का सॉलिड वाला पार्ट था। इसका कलर कैसा था? रेड कलर था। लेकिन जो हमारा सेल्स और कॉर्पसल्स है ये मेनली कितने तरह के होते हैं? तो ये मेनली 3 तरह के होते हैं। जो भी सेल्स और कॉर्पसल्स है ये मेनली 3 तरह के होते हैं। और 3 तरह के हमारे कौन कौन से होंगे? तो पहला जो होगा, पहला हमारा कौन सा होगा? RBC, RBC। सेकंड देखें, सेकंड हमारा कौन सा होगा? तो सेकंड जो होगा ये हमारा कौन सा होगा? WBC, WBC। जबकि तीसरा देखें, तीसरा जो हमारा पार्ट होगा, तीसरा पार्ट हमारा कौन सा होगा? प्लेटलेट्स। तो जो हमारा ब्लड है, ब्लड में मेनली 3 तरह के आपके सॉलिड पार्ट पाए जाते हैं, और यही 3 तरह के सॉलिड पार्ट हमारे कौन कौन से हो गए? RBC, WBC एंड थर्ड हमारा कौन सा हो गया? ये हो गया प्लेटलेट। तो चलिए देखें, जो RBC है, RBC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जो RBC है, RBC का फुल फॉर्म होगा रेड ब्लड कॉर्पसल्स, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। और रेड ब्लड कॉर्पसल्स हिंदी में बोलते हैं लाल रुधिर कणिका। तो जो भी हमारा RBC है, RBC का फुल फॉर्म हो गया रेड ब्लड कॉर्पसल्स, लाल रुधिर कणिका, लाल रुधिर कणिका। तो ये हो गया आपका RBC, फुल फॉर्म हो गया रेड ब्लड कॉर्पसल। नमन पूछ रहे हैं ये 45% क्या है? आप लोग बताइए ये 45% क्या है? लास्ट क्लास में हम आपको बताए थे कुछ 45%। तो बताया गया था जो हमारा ब्लड है, ब्लड में प्लाज्मा कितना होता है? 55% होता है। जबकि हमारा जो ब्लड में जो सेल्स और कॉर्पसल्स होता है वो कितना होता है? 45%, 45%। कोई नहीं, बुक से आपको नहीं, आपको मतलब है NCERT से मतलब है, और NCERT में ये आपका कितना है? 45%। बिल्कुल योगेंद्र, आपका जो भी NCERT है वो हम आपका कवर करा देंगे। तो देखिए 45% क्या था? हमारा परसेंटेज था प्लाज्मा का। अब देखें जो इसका नेक्स्ट सॉलिड पार्ट है, नेक्स्ट हमारा सॉलिड पार्ट क्या होगा? ये हो जाएगा WBC, WBC। और WBC को हम लोग फुल फॉर्म क्या कहते थे? तो इसका जो फुल फॉर्म है ये हमारा होता है व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। और व्हाइट ब्लड सेल इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं श्वेत रुधिर कोशिका, श्वेत रुधिर कोशिका। तो सेकंड जो हमारा पार्ट हुआ ये हो गया हमारा WBC, और WBC हमारा क्या हुआ? ये हुआ श्वेत रुधिर कोशिका। तो क्या हमारा प्लेटलेट का भी कोई फुल फॉर्म होता है? प्लेटलेट का कोई फुल फॉर्म नहीं होगा। प्लेटलेट हमारा इसी फॉर्म में होगा और इसको प्लेटलेट ही बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या पता चला आप लोग को कि जो हमारा सॉलिड वाला पार्ट है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, और 3 पार्ट हमारा कौन सा हुआ? RBC, सेकंड हुआ WBC एंड थर्ड हमारा क्या हुआ? प्लेटलेट। तो हम क्या बताएंगे इन सब के बारे में? पहले इंट्रोडक्शन देंगे, फिर तीनों को अलग अलग करके पढ़ाएंगे, तीनों को अलग अलग करके पढ़ाएंगे। तो देखिए RBC के बारे में सबसे पहला हम पॉइंट क्या जानेंगे?
तो देखिए आरबीसी के बारे में या डब्ल्यूबीसी के बारे में सबसे पहला पॉइंट क्या जानेंगे। तो आप लोग को क्या लग रहा है, ये जो हमने तीनों नाम लिखा है, ये तीनों नाम आपका कॉमन नेम है कि साइंटिफिक नेम है? ये जो तीनों आपका नाम लिखा गया, तीनों हमारा नाम क्या है? कॉमन नेम, सामान्य नाम है। तो इसका कोई ना कोई साइंटिफिक नेम तो होना चाहिए, इसका कोई ना कोई वैज्ञानिक नाम तो होना चाहिए। तो देखिए इन तीनों का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो जो हमारा आरबीसी है, आरबीसी का साइंटिफिक नेम होता है एरिथ्रोसाइट्स। तो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या हुआ? एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। और देखिए व्हाट इज एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट क्या होता है? आप लोग को सिर्फ रटना नहीं है कि इसका नाम क्या है, आपको समझना है कि इसे हम लोग एरिथ्रोसाइट क्यों कहते हैं, एरिथ्रोसाइट क्यों कहते हैं ये आपको समझना है, और समझे क्यों इसे एरिथ्रोसाइट कहते हैं। तो देखिए पहला आपका वर्ड ही है एरिथ्रो, एरिथ्रो। और ये जो एरिथ्रो है, एरिथ्रो इज अ रूट वर्ड फॉर रेड। जो हमारा एरिथ्रो है ये किसके लिए रूट वर्ड है? आपका रेड के लिए रूट वर्ड है। जबकि जो साइट्स है, साइट्स का मतलब क्या होता है? सेल्स या कॉर्पसल्स। जो भी हमारा साइट है, साइट का मतलब हुआ सेल या कॉर्पसल्स। तो दोनों को मिलाकर देखें व्हाट इज एरिथ्रोसाइट। तो जो भी हमारा रेड कलर का सेल या कॉर्पसल्स होगा उसे हम लोग क्या बोल देंगे? एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। तो एरिथ्रोसाइट हमारा क्या हुआ? एरिथ्रो रूट वर्ड हुआ रेड का, आपका साइट हुआ सेल या कॉर्पसल्स का। तो एरिथ्रोसाइट क्या हुआ? जो भी लाल रंग का आपका कोशिका या कणिका होगा उसी को क्या बोलेंगे? आप लोग का आरबीसी। तो यहां से आप लोग वो देख सकते हैं जहां कहीं भी एरिथ्रो होगा, एरिथ्रो वर्ड हमेशा किसके लिए होगा? तो जो हमारा एरिथ्रो है ये हमेशा किसके लिए होगा? रेड के लिए, रेड के लिए होगा। तो देखिए आपका डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम क्या होगा? इसका साइंटिफिक नेम क्या होना चाहिए? तो ये भी तो आपका सेल या कॉर्पसल है, ये भी सेल या कॉर्पसल है। और जब ये भी सेल या कॉर्पसल्स है, इसके भी लास्ट में क्या लगेगा? साइट्स, इसके भी लास्ट में आपका साइट्स लगेगा। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होगा? तो यहाँ व्हाइट कलर है, और व्हाइट के लिए रूट वर्ड क्या होता है? ल्यूको। व्हाइट के लिए रूट वर्ड हमारा क्या हुआ? ल्यूको। ल्यूको का आपका क्या हुआ? व्हाइट। और सेल्स का मतलब क्या हुआ? आपका साइट्स का मतलब क्या हुआ? सेल या कॉर्पसल्स। तो जो आपके दोनों मिलाकर हुए व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल मतलब जो हमारी सफेद रंग की सेल या कॉर्पसल होंगे उसे क्या बोल देंगे? व्हाइट ब्लड सेल। पंकज सब लोग आप लोग ऑनलाइन हैं, आप लोग को जब लास्ट होगा, क्लास बिल्कुल खत्म होगा, आप लोग के 10 मिनट टाइम देंगे, आप लोग को जो डाउट पूछना होगा उस टाइम पूछिएगा। अभी जो पढ़ा रहे पहले वो तो पढ़ते हैं नहीं, बीच बीच में इतने सारे आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर कैसे समझ आएगा? तो पहले इसको समझे, जो समझा रहे हैं आप लोग का जो सेल या कॉर्पसल है इसमें भी अंतर बताएंगे, इसके लिए वेट कीजिए। लास्ट के 10 मिनट हम आपको टाइम देंगे, जो नहीं समझ आएगा दोबारा आप लोग पूछ सकते हैं। तो अभी पहले पढ़े तो जो पढ़ा रहे हैं। तो देखिए इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? आपका एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। जबकि डब्ल्यूबीसी का आपका साइंटिफिक नेम क्या हुआ? इसका साइंटिफिक नेम होगा ल्यूकोसाइट। तो अगर पूछा जाए इफ आरबीसी इज एरिथ्रोसाइट देन डब्ल्यूबीसी इज, अगर हमारा आरबीसी एरिथ्रोसाइट है तो डब्ल्यूबीसी क्या होगा? तो अगर हमारा आरबीसी एरिथ्रोसाइट है, डब्ल्यूबीसी क्या होगा? ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। तो जहां कहीं भी ल्यूको वर्ड हो, ल्यूको हमेशा किसके लिए होगा? व्हाइट के लिए। जहां कहीं भी एरिथ्रो वर्ड हो, एरिथ्रो वर्ड हमारा कहां किसके लिए होगा? रेड के लिए। तो ये हमारा दोनों हो गया, डब्ल्यूबीसी आरबीसी का साइंटिफिक नेम बता दिए। अब नेक्स्ट देखिए प्लेटलेट का साइंटिफिक नेम क्या होगा? हमारे प्लेटलेट का साइंटिफिक नेम क्या होगा? तो जो हमारा प्लेटलेट है, प्लेटलेट के लिए रूट वर्ड होता है थ्रोम्बो। जो हमारा प्लेटलेट है इसके लिए रूट वर्ड होता है थ्रोम्बो। तो यहां से देखिए इसका साइंटिफिक नेम क्या हो गया? थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। तो जहां कहीं भी थ्रोम्बो लगा हो, थ्रोम्बो हमेशा किसके लिए लगा होगा? प्लेटलेट के लिए। तो आप लोग को पता चला आरबीसी एरिथ्रोसाइट होगा, डब्ल्यूबीसी हमारा क्या होगा? ल्यूकोसाइट होगा, जबकि प्लेटलेट हमारा क्या होगा? थ्रोम्बोसाइट होगा। तो यहां से इन तीनों का साइंटिफिक नेम पूछा जाता है, इन तीनों का वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है, और आप इन तीनों का वैज्ञानिक नाम बताना है क्या क्या होता है। और उम्मीद है यहां तक समझ आ गया होगा। तो चलिए अगर हम आपसे पूछे एक बीमारी का नाम पूछे, अगर हम आपसे ये पूछे ल्यूकेमिया बीमारी किससे रिलेटेड होनी चाहिए, ल्यूकेमिया बीमारी किससे रिलेटेड होना चाहिए, तो बता सकते हैं आप लोग? हमने क्या बोला था? जो ल्यूक वर्ड है, ल्यूक वर्ड हमेशा किसके लिए होगा? व्हाइट के लिए होगा। तो
तो जहां कहीं भी ल्यूक लगा हो, लाइक ल्यूकेमिया लगा हो, ल्यूकेरिया लगा हो, जहां पर भी ल्यूक लगा होगा, ल्यूक हमेशा किसके लिए लगा होगा? WBC के लिए, WBC के लिए। तो याद रखिएगा जहां कहीं भी ल्यूक वर्ड हो हमेशा ये किसके लिए लगा होगा? WBC। तो ये तीनों का साइंटिफिक नेम हो गया। तो हमने आपको ये बता दिया इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, यहां तक बता दिए। लेकिन अब आपको नेक्स्ट क्या पढ़ाएंगे, नेक्स्ट अब आपको क्या बताएंगे? तो चलिए नेक्स्ट हम आपको क्या बताएंगे इनमें। तो आप लोग कभी ना कभी ब्लड टेस्ट कराते होंगे, ब्लड टेस्ट कराते होंगे, और जब आप लोग ब्लड टेस्ट कराते होंगे उसमें आपके ब्लड का रिपोर्ट भी आता है। और जब हम लोग अपने ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट देखते हैं, आप लोग देखते होंगे उसमें RBC का कुछ नंबर होता है, WBC का कुछ नंबर होता है, प्लेटलेट का कुछ नंबर होता है। तो आप लोग से पूछा जाए RBC, WBC, प्लेटलेट इसका कितना नंबर होता होगा, इसका हमारे ब्लड में कितना नंबर होता होगा? तो चलिए देखें, अब हम बात किसकी कर रहे हैं? नंबर की, नंबर संख्या की। कितना आपका संख्या होना चाहिए? तो जो हम यहाँ पे नंबर ले रहे हैं वो कितने ब्लड में ले रहे हैं? तो आपके पूरी बॉडी में कितना लीटर ब्लड था? 5 से 6 लीटर ब्लड था, 5 से 6 लीटर। लेकिन हम पूरे 5 से 6 लीटर ब्लड में तो RBC, WBC बताएंगे नहीं, आपको कितना बताएंगे? तो अगर आप लोग आधे बूंद से भी कम ब्लड ले, आधे बूंद से भी कम ब्लड मतलब सिंपली आप लोग क्या करें, 0.001 ml ब्लड ले, उसमें RBC कितना होना चाहिए, WBC कितना होना चाहिए, वो हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का नंबर किस में बता रहे हैं? इन तीनों का नंबर 0.001 ml। आप लोग कितना ब्लड ले रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 0.001 ml ब्लड ले रहे हैं। उसमें हमारा RBC कितना होगा, WBC कितना होगा, यही आपको बताया जा रहा है। तो देखिए आपका अगर आप लोग आधे बूंद ब्लड ले, आधे बूंद ब्लड में RBC कितना होना चाहिए? तो आधे बूंद ब्लड में हमारा RBC होना चाहिए 4.5 से 5.5 मिलियन, 4.5 से 5.5 मिलियन। तो आप लोग कितना ब्लड ले रहे हैं? आप लोग सिर्फ और सिर्फ कितना ब्लड ले रहे हैं? आधा बूंद ब्लड ले रहे हैं। और आधे बूंद ब्लड में हमारा कितना ब्लड है? 4.5 से 5.5 मिलियन। तो सोचिए आधे बूंद में आपका 4.5 से 5.5 मिलियन है। 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, 10 लाख। मतलब आधे बूंद में हमारा कितना ब्लड है? 45 से 55 लाख, 45 से 55 लाख आपका है। तो चलिए देखिए इसके बारे में अब हम आपको नेक्स्ट क्या पॉइंट बताएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट ये बताना, आप लोग ये बताएं क्या मेल और फीमेल दोनों में RBC सेम होता होगा? क्या मेल फीमेल दोनों में RBC सेम होता होगा? मेल फीमेल दोनों में RBC सेम नहीं होता। क्यों नहीं सेम होता है? तो देखिए दोनों में सेम क्यों नहीं होगा, तो अभी थोड़ा बहुत बता रहे, अभी RBC पढ़ाएंगे तो पूरा फंक्शन बताएंगे। अभी के लिए बस इतना जाने जो RBC होता है, RBC का मेन काम क्या होता है? एनर्जी बनाना, ऊर्जा बनाना। तो जो भी RBC होता है, RBC का मेन काम क्या है? ऊर्जा बनाना, एनर्जी बनाना। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं जो मेल फीमेल है क्या दोनों में सेम एनर्जी चाहिए? मेल फीमेल दोनों में सेम एनर्जी नहीं चाहिए। मेल की बॉडी हाइट के अकॉर्डिंग देखे या बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग देखे तो मेल को ज्यादा एनर्जी चाहिए एज कंपेयर टू फीमेल। मेल को ज्यादा एनर्जी चाहिए फीमेल के कंपैरिजन में। तो मेल में RBC क्या होगा? मेल में RBC ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फीमेल। तो देखिए मेल में RBC कितना होता है, फीमेल में RBC कितना होता है। तो यहां पर लिख रहे हैं मेल में RBC कितना होगा? मेल में RBC होता है 5 से 5.5 मिलियन। तो जो मेल होंगे मेल में RBC आपका कितना होगा? 5 से 5.5 मिलियन। जबकि अगर फीमेल की बात करें, फीमेल में RBC कितना होगा? तो जो फीमेल्स होते हैं फीमेल्स में RBC होता है आपका 4.5 से 5 मिलियन, 4.5 से 5 मिलियन। तो दोनों का हमने नंबर बता दिया, मेल फीमेल दोनों में। तो अगर पूछा जाए क्या RBC मेल फीमेल दोनों में समान होगा? बिल्कुल नहीं, दोनों में अलग अलग होगा। मेल में कितना होगा RBC? 5 से 5.5 मिलियन, जबकि फीमेल में कितना होगा? 4.5 से 5 मिलियन। तब यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाए, और क्या क्वेश्चन पूछा जाए? अगर आप लोग से ये पूछे एवरेज नंबर ऑफ RBC, एवरेज नंबर ऑफ RBC की औसत संख्या कितनी होगी? RBC की औसत संख्या कितनी होगी? तो आप लोग बताएं RBC की औसत संख्या कितनी होनी चाहिए? मतलब कितनी RBC हो जो मेल फीमेल दोनों में नॉर्मल हो। तो आप लोग देखें, मान ले कोई मेल है, अगर मेल में 5 मिलियन RBC हो उसके लिए क्या होगा? नॉर्मल होगा। अगर फीमेल में 5 मिलियन RBC हो, फीमेल के लिए भी क्या होगा? नॉर्मल होगा। तो यहां से पूछे एवरेज नंबर ऑफ RBC,
आरबीसी की औसत संख्या कितनी होगी? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग बता सकते हैं जो हमारी आरबीसी है, आरबीसी की औसत संख्या कितनी होगी? 5 मिलियन। 5 मिलियन। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। आरबीसी की औसत संख्या कितनी होगी? आरबीसी का एवरेज नंबर कितना होगा? ये क्या हो गया? 5 मिलियन। तो आप लोग को नंबर हमने बता दिया, नंबर दोनों का बता दिया, सॉरी नंबर हमने आरबीसी का बता दिया, मेल में नहीं। सुप्रिया आपका औसत पूछा जा रहा है ना, और औसत जब पूछा जा रहा है मतलब 4.5 से 5.5, इनका औसत आपका क्या निकलेगा? 5 मिलियन। तो जो औसत संख्या होगी, औसत संख्या कितनी होनी चाहिए? 5 मिलियन। 5 मिलियन। तब हम आप लोग के लिए एक होमवर्क देते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम आपसे पूछेंगे, और क्या पूछेंगे तो चलिए आप लोग बताइए। ये जो हमारा नंबर था 5 मिलियन, ये 5 मिलियन आपका आरबीसी कितने ब्लड में था? तो जो हमारा 5 मिलियन आरबीसी था वो कितने ब्लड में था? 0.001 ml। अगर हम बात करें 0.001 ml, 0.001 ml में हमारा आरबीसी कितना था? आरबीसी था 5 मिलियन। 5 मिलियन था। तो चलिए बताएं हमारे पूरी बॉडी में कितना ब्लड पाया जाता है? हमारी पूरी बॉडी में कितना ब्लड पाया जाता है? 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। तो आप लोगों को बताना है हमारी पूरी बॉडी में कितना आरबीसी पाया जाता होगा। हमारी पूरी बॉडी में कितना आरबीसी पाया जाता होगा? तो चलिए बताइए हमारी पूरी बॉडी में कितना आरबीसी पाया जाता होगा। हमने ये बता दिया आधे बूंद में मतलब 0.001 ml में औसत संख्या कितना है आरबीसी का? 5 मिलियन। तो आप लोग बताएं पूरी 4.5 से 5.5 एक रेंज है, ये एक रेंज है कि इसके रेंज में होता है, लेकिन जब रेंज हो तो उसका एक औसत भी तो निकाला जाता है, और इन दोनों का अगर औसत निकाले, इन दोनों का औसत आपका कितना निकल जाएगा? 5 मिलियन। एक अगर आंसर देना हो तो एक आंसर में हम लोग क्या देंगे? 5 मिलियन। तो औसत संख्या हमारा कितना होता है? 5 मिलियन। तो हमने क्या पूछा? जो हमारा 5 मिलियन है वो कितने में है? 0.001 ml में। तो आप लोग बता सकते हैं पूरे ब्लड में कितना आरबीसी होगा। कुछ लोगों का आंसर आ चुका है, मनु का आंसर आ चुका है। चलिए कोई बात नहीं, अभी अगर नहीं देना, अच्छा बहुत ज्यादा तो होगा, लेकिन आप लोग को पता करके आना है ये कितना होगा। हाँ जी, डीआरडीओ में भी ये हेल्पफुल होगा। तो ये हो गया, बहुत ज्यादा आंसर नहीं देना है, आप लोग को नंबर बताना है कि कितना आरबीसी होगा, और ये नेक्स्ट क्लास में आप लोग बताएंगे। तो चलिए देखिए नेक्स्ट हम क्या बताएं। तो अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होनी चाहिए? हमारे व्हाइट ब्लड सेल की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो फिर से हम कितने ml ब्लड की बात करें? 0.001 ml। तो अगर हम लोग फिर से 0.001 ml ब्लड ले, उसमें हमारा डब्ल्यूबीसी कितना होना चाहिए? तो आप लोगों को क्या लग रहा है डब्ल्यूबीसी कितना होना चाहिए? आपका लाख में होगा, करोड़ में होगा कि हजार में होगा? तो देखिए जो हमारा डब्ल्यूबीसी है उसका नंबर इतना ज्यादा नहीं होता। आपके डब्ल्यूबीसी का नंबर 0.001 ml में कितना होता है? तो इसका जो नंबर होता है बहुत कम होता है, और इसका नंबर कितना हुआ? 4000 से 11000। 4000 से 11000। तो अगर पूछे डब्ल्यूबीसी का नंबर कितना होगा? डब्ल्यूबीसी का नंबर हमारा कितना होगा? 4000 से 11000। तो ये हो गया हमारा आरबीसी कितना था? आरबीसी ऑन एवरेज था 5 मिलियन, जबकि हमारा डब्ल्यूबीसी कितना होगा? 4000 से 11000। ये कम होता है एज कंपेयर टू आरबीसी, ये बहुत कम होता है, और इसका नंबर हुआ 4000 से 11000। तो अब देखें नेक्स्ट, और नेक्स्ट देखें आपके प्लेटलेट का नंबर कितना होगा? प्लेटलेट का नंबर कितना होना चाहिए? कभी तो आप लोग डेंगू का टेस्ट वगैरह कराए होंगे, डेंगू का टेस्ट कराए होंगे, और डेंगू का टेस्ट कराए होंगे तो उसमें आप लोग का प्लेटलेट का नंबर आता होगा। और आप लोग बताइए आपके प्लेटलेट का नंबर कितना होता है? तो देखिए जो हमारा प्लेटलेट है, प्लेटलेट आप लोग का कितना पाया जाता है? तो फिर से 0.001 ml में प्लेटलेट की संख्या कितनी होती है? 1.5 लाख से 4.5 लाख। 1.5 लाख से 4.5 लाख। तो आप लोग को यहाँ से क्लियर हुआ आरबीसी कितना होना चाहिए? 4.5 से 5 मिलियन, 4.5 से 5.5 मिलियन। डब्ल्यूबीसी कितना होना चाहिए? 11000, आपका 4000 से 11000, जबकि प्लेटलेट क्या कितना होना चाहिए? तो प्लेटलेट हमारा होगा 1.5 से 4.5 लाख। तो यहां से आप लोग बता सकते हैं अगर हम पूछे नंबर वाइज किसकी संख्या ज्यादा है? उमाकांत अभी बताएंगे अगर डब्ल्यूबीसी आरबीसी के बराबर हो जाए तो क्या होगा। तो हाँ जी,
WBC मेल फीमेल, प्लेटलेट मेल फीमेल दोनों में सेम होते हैं। तो चलिए बताइए, अगर हम आप लोग से ये पूछे, अगर ये क्वेश्चन पूछे इन तीनों में किसका नंबर ज्यादा है, इन तीनों में आरबीसी आपका ज्यादा होगा, WBC ज्यादा होगा कि आपका प्लेटलेट ज्यादा होगा? और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लड सेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लड सेल कौन सा मैक्सिमम होता है? तो देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लड सेल हमारा कौन सा होगा? आरबीसी। जबकि मिनिमम कौन सा होगा? मिनिमम कौन सा होगा हमारा? WBC। मिनिमम होगा WBC। हाँ जी, ये तीनों 0.001 ml में ही है। तो आरबीसी में आरबीसी सबसे ज्यादा होगा, उससे कम हमारा कौन सा होगा? प्लेटलेट होगा, और उससे कम हमारा कौन सा होगा? WBC। तो चलिए अब हम आपको आगे क्या बताएंगे। तो अच्छा ये बताएं, तीनों का नंबर फिक्स है कि नहीं है? आप लोग बता सकते हैं इन तीनों का नंबर हमारे ब्लड में फिक्स है कि नहीं है? तीनों का नंबर फिक्स है। तो जब तीनों का नंबर फिक्स है, इनके बीच कोई ना कोई अनुपात होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। आरबीसी, WBC और प्लेटलेट, इन तीनों के बीच का क्या अनुपात होगा? इन तीनों के बीच का क्या अनुपात होगा? तो देखिए आरबीसी, नेक्स्ट हमारा कौन सा है? WBC, और नेक्स्ट हमारा कौन सा है? प्लेटलेट। इन तीनों के बीच के नंबर का क्या अनुपात होगा? तो बता सकते हैं आप लोग, इन तीनों के बीच का नंबर क्या होगा? इन तीनों के बीच का नंबर का अनुपात क्या होना चाहिए? कुछ तो अनुपात होगा, और देखिए इसका क्या अनुपात होता है। तो हाँ जी, तीनों आपका 0.001 ml का ही है। तो देखिए इन तीनों के अगर नंबर का अनुपात निकालना चाहे तो क्या होगा? अगर हमारा एक WBC है, अगर एक WBC है, एक WBC पे आरबीसी हमारा कितना होता है? 600। एक WBC पे आरबीसी का नंबर कितना होगा? 600। जबकि एक WBC पे प्लेटलेट का नंबर कितना होता है? 40। तो ये हमारा रेशियो होता है, ये इसके नंबर का अनुपात होता है कि अगर एक WBC है उसमें आरबीसी 600 होगा, जबकि एक WBC पे प्लेटलेट कितना होगा? ये हमारा हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो चलिए अब हम आपको क्या बताएंगे, एग्जाम्पल बताते हैं, और एग्जाम्पल बताते हैं जिससे आप लोग को पूरी तरह समझ आ जाएगा कि हम आपको क्या बताना चाहते हैं। तो मान ले अगर हमारा WBC 8000 हो, मान ले अगर किसी के बॉडी में WBC कितना है? 8000 है। तो अगर 8000 WBC है, इसमें आरबीसी कितने होंगे? तो आप लोग बता सकते हैं। अगर 8000 WBC है, आरबीसी कितना होना चाहिए? तो आप लोग का एक WBC पे कितना आरबीसी है? 600 आरबीसी है। मतलब 8000 WBC पे आरबीसी कितना होगा? 8000 × 600, यही होगा। और यहां से देखें ये आपका आरबीसी का नंबर कितना आ जाएगा? आरबीसी का नंबर आ जाएगा 48 लाख। अगर यहां से देखें 48 लाख आ गया, और 48 लाख आ गया, इसी को अगर सिंप्लीफाई में बोले ये कितना होगा? 4.8 मिलियन। 4.8 मिलियन। इसका मतलब अगर किसी में 8000 WBC है, 8000 WBC है, उसमें आरबीसी कितना होगा? उसका नंबर कितना हो जाएगा? तो उसका नंबर हो जाएगा 4.8 मिलियन। 4.8 मिलियन। अगर यहीं से आप लोग से ये पूछे आपके प्लेटलेट का नंबर कितना हो जाएगा? 8000 WBC पे आपके प्लेटलेट का नंबर कितना हो जाएगा? तो देखिए 8000 WBC पे हमारे एक WBC पे प्लेटलेट कितना है? 40। एक WBC पे प्लेटलेट 40 है। तो यहां से देखिए आपके प्लेटलेट का नंबर कितना हो जाएगा? तो प्लेटलेट का नंबर हो जाएगा 3.2 लाख। 3.2 लाख। तो इससे आप लोग बता सकते हैं अगर आपके किसी एक का भी नंबर दिया गया है, दूसरे का नंबर बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? दूसरे का नंबर बता सकते हैं, क्योंकि तीनों का आप लोग को अनुपात पता है। अगर हमारा एक WBC है, एक WBC पे आरबीसी कितना होगा? आपका 600 होगा, और एक WBC पे प्लेटलेट हमारा कितना होगा? 40। तो जो लोग ल्यूसेंट वगैरह पढ़ते हैं, ल्यूसेंट में इन दोनों का अनुपात दिया रहेगा। आरबीसी WBC का अनुपात दिया है, इसका अनुपात नहीं दिया गया, तो इसका अनुपात आप लोग को यहां से याद रखना है, और यहां से याद रखना है कि आपके एक WBC पे प्लेटलेट कितना होता है? 40 होता है। 40 होता है। तो यहां तक समझ आया? हाँ जी, WBC मेल फीमेल दोनों में सेम होते हैं, ये दोनों में अलग नहीं होते, दोनों में सेम होते हैं। तो यहाँ पारस वेट कीजिए, पढ़ाएंगे सीरम क्या होता है, पहले जो पढ़ा रहे वो तो पढ़ लीजिए, सब कुछ पढ़ाएंगे। नोट्स जो आपको मिला उसमें देख भी सकते हैं, सीरम पढ़ाए हैं तो वो भी पढ़ाएंगे, लेकिन उसके लिए वेट कीजिए। तो यहाँ तक समझ आया?
आपका इन तीनों का साइंटिफिक नेम क्या होता है, इन तीनों का नंबर क्या होता है, ये सब आपको बता दिया गया। तब आगे क्या बताएंगे, लास्ट इन में हम क्या बताएंगे, तो लास्ट जो कंपैरिजन में हम आपको बताएंगे वो ये बताएंगे इनसे होने वाली बीमारी। इनसे होने वाली बीमारी मतलब अगर आरबीसी कम हो जाए तो क्या होगा, अगर आरबीसी ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, ये सब आपको बताया जाएगा। तो चलिए देखें कौन कौन सी बीमारी होती है। तो मान ले विष्णु हिंदी में भी नोट्स आपका अपलोड होगा, उसके लिए थोड़ा वेट करना होगा, 2-3 दिन के अंदर हिंदी में भी नोट्स अपलोड हो जाएगा। तो चलिए देखें यहां से हम आपको नेक्स्ट क्या पढ़ाएंगे, नेक्स्ट हम आपको पढ़ाएंगे बीमारी। बीमारी मतलब आरबीसी कम होगा तो क्या होगा, आरबीसी ज्यादा होगा तो क्या होगा। तो चलिए देखें, मान लेते हैं आप लोगों में कितना आरबीसी है, तो एक नॉर्मल पर्सन में कितना आरबीसी होना चाहिए, एक नॉर्मल पर्सन में आपका 5 मिलियन आरबीसी होना चाहिए। यही बताएं कि ऑन एवरेज आपका आरबीसी कितना होना चाहिए, 5 मिलियन होना चाहिए। लेकिन मान ले अगर किसी में 5 मिलियन के बजाय 2 मिलियन आरबीसी हो जाए, तो अगर किसी में 5 मिलियन के बजाय 2 मिलियन आरबीसी हो जाए, वो आपका नॉर्मल होगा कि एबनॉर्मल होगा। तो अगर किसी में 5 मिलियन के जगह 2 मिलियन आरबीसी हो जाए, इसका मतलब उनमें आरबीसी क्या हो चुका है, कम हो चुका है, आरबीसी कम हो चुका है। और जैसे आरबीसी कम होगा, आरबीसी कम होने वाली बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो जैसे हमारा आरबीसी कम होगा इस बीमारी को बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया, एनीमिया को हिंदी में बोलते हैं रुधिरक्षीणता। रुधिरक्षीणता या इसी को नेक्स्ट हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं अरक्तता। अरक्तता। तो अगर हमारा आरबीसी कम हो जाए, आरबीसी कम हो गया, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एनीमिया। एनीमिया को हिंदी में बोलते हैं आपका रुधिरक्षीणता, या नेक्स्ट से क्या बोल देंगे, अरक्तता। लेकिन कॉमन वर्ड्स में से क्या बोलते हैं, खून की कमी। खून की कमी। तो अगर कॉमन वर्ड सामान्य जैसे जनरल वर्ड में जब भी हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, इस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, खून की कमी। तो आप लोग को पता है खून की कमी क्या होता है, खून की कमी क्या हुआ, आरबीसी कम हो गया, वही क्या हो गया, खून की कमी। तो आप लोग देखे होंगे जब भी हमारे बॉडी में खून की कमी, नहीं मरेंगे नहीं, जब भी हमारे बॉडी में खून की कमी होती है, हमारी आंख जो होती है वो पीली हो जाती है, चेहरा पीला पीला लगने लगता है, उतना पीला नहीं जितना पीलिया में होता है, हल्का पीला आपका चेहरा होने लगता है। तो आपसे ये पूछे आपके खून की कमी में आपका चेहरा पीला क्यों हो रहा है, आपका शरीर क्यों पीला हो रहा है, तो देखे जैसे हमारा खून की कमी होगा, आरबीसी कम होगा, रेड कलर कम होगा। रेड कलर कम होगा, जैसे रेड कलर कम हुआ आपका प्लाज्मा का कलर आएगा। प्लाज्मा का कलर कैसा था, पीला। हमारे शरीर का भी कलर कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। तो जो पीला हमारा शरीर हल्का हल्का पीला होने लगता है, उसी बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनीमिया। तब आप लोग ये बता सकते हैं आरबीसी कम क्यों होती होगी, हमने ये तो बता दिया आरबीसी कम हो गई, लेकिन आरबीसी कम क्यों होती होगी, नहीं, पतले होने से नहीं होती। आरबीसी क्यों कम होती है, तो जब हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैगी खाना स्टार्ट कर दे, हरी सब्जियां ना खाएं, तो हरी सब्जियां नहीं खाएंगे, आयरन नहीं मिलेगा, आयरन नहीं मिलेगा, आरबीसी नहीं बनेगा, और आरबीसी नहीं बनेगा, उसी से क्या होता है, एनीमिया होता है। तो आरबीसी को बढ़ाने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरत क्या होती है, आपको हरी सब्जियां खानी होगी, हरी सब्जियां खानी होगी। तो यहां से आप लोग का पहला क्लियर हुआ। जैसे आरबीसी कम होगा हमारा बॉडी, प्रशांत आपका भी आंसर देंगे, आपका क्या होता है एनीमिया, कई तरह के होते हैं वो भी बताएंगे। लेकिन अभी देखें नेक्स्ट, तो चले बताएं अगर हमारा आरबीसी ज्यादा हो जाए, तो आरबीसी ज्यादा हो जाए क्या होगा, तो आरबीसी आपका कम हुआ, आपके शरीर का रंग पीला हो जाएगा। आरबीसी ज्यादा होगा, आप लोग बोलेंगे जैसे आरबीसी ज्यादा हुआ शरीर का रंग लाल हो जाएगा, और शरीर का रंग लाल होने का मतलब हम लोग को टमाटर बीमारी हो जाएगी, है ना। आरबीसी ज्यादा हुआ, क्या हुआ, जैसे आरबीसी ज्यादा हुआ हम लोग पूरे लाल हो जाएंगे, और लाल हो जाएंगे तो हमें टमाटर बीमारी होनी चाहिए। आप लोग से पूछा जाए यहां पर हमें टमाटर बीमारी होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, टमाटर कोई बीमारी नहीं है, टमाटर कोई बीमारी नहीं है। तो देखिए यहां से कौन सी बीमारी होती है, तो जब भी हमारा आरबीसी ज्यादा हो जाए हम लोग लाल नहीं होते, हम लोग काले होने लगते हैं। जब भी आरबीसी ज्यादा होता है हम लोग लाल नहीं होते, काले होते हैं। और काले क्यों होते हैं, तो देखिए आपका जब आरबीसी ज्यादा होगा आपके स्किन के नीचे आरबीसी इकट्ठा होने लगेगा, और जहां पर भी ज्यादा आपका लाल रंग इकट्ठा हो वो आपको काला दिखाई देने लगता है। तो आपके बॉडी में क्या होगा, जगह जगह पे काले काले पैचेस पड़ने लगेंगे,
और काले काले पैचेज पड़ने लगेंगे, इसीलिए इस बीमारी को हम लोग नाम कह देते हैं। इस बीमारी का नाम क्या होता है? तो इस बीमारी का आपका नाम होता है पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया। तो जब आरबीसी ज्यादा हो जाए, आरबीसी ज्यादा हो जाए, आपके बॉडी पे काले काले पैचेज पड़ने लगेंगे, इसी बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथीमिया। तो चलिए बताइए, आरबीसी कम होने से कौन सी बीमारी होगी? आरबीसी कम होने से कौन सी बीमारी होगी? एनीमिया, आपकी रुधिर चिंता। जबकि आरबीसी ज्यादा होने से कौन सी बीमारी होगी? पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया। तो ये दो, इसका कोई हिंदी नाम नहीं है, हिंदी होता तो हम खुद ही बता देते, लेकिन इसका कोई हिंदी नाम नहीं है। तो कमी से हो गई एनीमिया, जबकि ज्यादा से क्या हो गया? ज्यादा से हो गया पॉलीसाइथीमिया। तो ये दो आप लोग को याद रखना है कि आरबीसी से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। अब देखिए, नहीं, अफ्रीकन पीपल में आरबीसी ज्यादा नहीं होता। अफ्रीकन पीपल में टैनिंग की वजह से वो काले होते हैं, वो आरबीसी की वजह से काले नहीं होते, बिल्कुल नहीं। मतलब जितने भी लोग काले हैं उनमें ब्लड ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है। काला रंग इसमें क्या बोले, पूरा बॉडी काला नहीं होगा, जगह जगह पे काले काले पैचेस पड़ने लगे, वही हमारा क्या होता है? पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया, हाँ जी। ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स भी नहीं खाना चाहिए, वो भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो चलिए देखिए, अब हम क्या बताएंगे। तो आप लोग को बताए थे WBC जो है, WBC का नॉर्मल नंबर कितना था? 4000 से 11000। 4000 से 11000 था। तो मान ले अगर हमारा WBC 11000 है, अगर हमारा WBC 11000 है, 11000 नॉर्मल होगा कि अब नॉर्मल होगा? 11000 नॉर्मल होगा। लेकिन मान ले अगर हमारा WBC 1,11,000 हो जाए, तो 1,11,000 और 1,11,000 हो जाए, मतलब अगर हमारा WBC बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, इस बीमारी को क्या नाम देंगे? तो देखिए, जैसे ही हमारा WBC बहुत ज्यादा हो जाए, इस बीमारी को क्या नाम देते हैं? तो देखिए, जब हमारा WBC बहुत ज्यादा हो जाए, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर। तो जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए, ब्लड कैंसर किसकी वजह से होता है? ब्लड कैंसर किसकी वजह से होता है? तो चलिए बताइए, ब्लड कैंसर किसकी वजह से होगा? WBC कम होने से कि ज्यादा होने से? WBC ज्यादा होने से। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ब्लड कैंसर किसके ज्यादा होने से होता है? तो जो हमारा ब्लड कैंसर है, ये किसके ज्यादा होने से हुआ? WBC। तो देखिए यहाँ पर हमारा WBC बढ़ रहा है, WBC बढ़ रहा है। और WBC के लिए रूट वर्ड क्या था? WBC के लिए रूट वर्ड था ल्यूक, ल्यूक वर्ड था। तो यहां से अगर इस बीमारी का नाम देखें, इस बीमारी का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा? इस बीमारी का साइंटिफिक नेम हो जाएगा ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया। तो इसी का साइंटिफिक नेम क्या हो गया? ल्यूकेमिया। तो आप लोग को ये रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना, बस इतना जानना है, ल्यूक वर्ड हमेशा WBC के लिए होता है। तो ल्यूकेमिया भी किसके कारण होगा? WBC ज्यादा होने से। तो ये क्वेश्चन आप लोग को आप जितना भी हाईलाइट करें उतना कम है, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है। ल्यूकेमिया किसके कारण होता है? तो ल्यूकेमिया जब भी होगा किसके कारण? WBC ज्यादा होने के कारण। WBC ज्यादा होने के कारण। तो ये था, WBC ज्यादा हो जाए हमारा ब्लड कैंसर हो जाएगा। अब बताएं, अगर हमारा WBC कम हो जाए तो? अगर WBC कम हो जाए तो यहां से कौन सी बीमारी होगी? तो इन सिंपल जाने, जो WBC है, पढ़ाएंगे पूरी तरह पढ़ाएंगे, अभी बस इतना जानिए, जो WBC है, WBC का मेन काम होता है हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, हमें प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना, मतलब बीमारियों से बचाने का काम कौन करता है? WBC। तो जो हमारा WBC है, इसका मेन काम है हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, बीमारी से बचाना। तो चलिए बताएं, अगर हमारा WBC कम हो जाए क्या होगा? हम लोग बार बार बीमार होंगे कि बीमारी से बच जाएंगे? तो जैसे ही WBC कम होगा, हम लोग बीमारी से बच नहीं पाएंगे, और बीमारी से बच नहीं पाएंगे, यहां से क्या होगा? मेनी डिसीज, मेनी डिजीज या फ्रीक्वेंट डिसीज, हम लोग बार बार बीमार हो जाएंगे, बार बार बीमार हो जाएंगे। तो आपका क्या हुआ? जैसे ही WBC कम हुआ, WBC कम होने से हमारा इम्यूनिटी कम हो जाएगा, प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगा, और यही कंडीशन हमारा क्या होता है? सिंपली बार बार बीमार हो जाएंगे। तो यहां से पता चला, कम हुआ तो हम लोग बार बार बीमार होंगे, ज्यादा हुआ तो वो हमारा क्या हो जाएगा? ज्यादा हुआ, यही होगा ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर। अब देखिए नेक्स्ट हमारा कौन सा है? प्लेटलेट। WBC ज्यादा कैसे होगा? ये आपका एक अलग कंडीशन है, म्यूटेशन पढ़ाएंगे, जब जेनेटिक बीमारी पढ़ाएंगे उस टाइम बताएंगे म्यूटेशन।
और उसी टाइम बताएंगे WBC इतना बढ़ कैसे जाता है, उसके लिए वेट करना होगा। तो चले WBC कब बढ़ जाता है, इसके लिए डिजीज टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे। तो चले देखें, अब आपका क्या हुआ, प्लेटलेट। तो आप लोग का प्लेटलेट नॉर्मल संख्या कितना था, 1.5 से 4.5 लाख, 1.5 से 4.5 लाख था। तो अब बताएं, अगर हमारा प्लेटलेट 1.5 लाख से कम हो जाए तो क्या होगा। और हमें पता है आप लोग क्या आंसर देंगे, सब लोग गलत आंसर देंगे। हमें उम्मीद है सब लोग आंसर देंगे, लेकिन सब लोग गलत आंसर देंगे। तो चलिए बताइए, अगर प्लेटलेट कम हो जाए क्या होगा, प्लेटलेट कम हो जाए क्या होगा, कुछ तो होना चाहिए प्लेटलेट कम होने से, बताएं जल्दी आप लोग। जैसे हमारा प्लेटलेट कम होगा, प्लेटलेट कम होने से कौन सी बीमारी होती है। और हमें उम्मीद है जो आप लोग आंसर देंगे बिल्कुल गलत आंसर देंगे। फिर भी हम आपसे पूछेंगे क्यों आप लोग का जो प्लेटलेट है वो कम हो जाए तो क्या होगा। चलिए सब लोग आंसर देना स्टार्ट कर दिए। सब लोग का आंसर डेंगू आने लगा और सब लोग का आंसर गलत है। जितने लोगों ने भी आंसर दिया सब लोग आंसर गलत है। क्यों आंसर गलत है, तो चलिए बताएं। यहां पर भी हम थोड़ा बहुत बता रहे हैं WBC क्या काम प्लेटलेट क्या काम करता है। तो प्लेटलेट का मेन बॉडी में 2 काम है। जो भी हमारा प्लेटलेट है, प्लेटलेट का बॉडी में मेनली 2 काम होता है। क्या क्या काम, एक काम है आपके खून को थक्का जमाना। जब भी हमारा हाथ कट जाए, हाथ कटने के बाद जो भी हमारा खून जमता है उसी में हेल्प हमारा कौन करता है, प्लेटलेट हेल्प करता है। जबकि इसका दूसरा काम क्या होता है, तो इसका दूसरा काम होता है आपके खून को गाढ़ापन प्रदान करना। आपका जो भी खून गाढ़ा है, खून को गाढ़ापन प्रदान करने का भी काम कौन करता है, प्लेटलेट। तो प्लेटलेट का बॉडी में मेन 2 काम है, आपके खून को थक्का जमाना और दूसरा खून को गाढ़ापन प्रदान करना। तो चलिए बताएं, अगर हमारा प्लेटलेट कम हो जाए, खून आपका गाढ़ा होगा, खून पतला हो जाएगा, खून पतला हो जाएगा। और जैसे ही खून पतला हुआ आप लोग का ये बॉडी से बाहर निकलने लगता है और इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग को हिंदी में बोलते हैं रक्तस्राव। तो जैसे हमारा प्लेटलेट कम हुआ, खून बाहर निकलने लगेगा, इसी को क्या बोलेंगे, ब्लीडिंग, रक्तस्राव। और रक्तस्राव या फिर इसी को सेकंड हम लोग क्या नाम देते हैं, इसी को हम लोग सेकेंडली बोलते हैं हेमरेज, ब्लीडिंग हेमरेज। तो देखिए आपका हेमरेज क्या होता है, ब्लीडिंग क्या होता है। तो आप सब लोगों ने ये सुना होगा, कई बार ऐसा सुनते हैं कि जब किसी को डेंगू हो जाता है, अगर डेंगू में उसका प्लेटलेट 10,000 से कम हो जाए, डॉक्टर उसे बोलते हैं उनका खून पानी हो गया। और खून पानी होने का मतलब क्या है, खून पतला हो गया। और जैसे ही हमारा खून पतला होता है, कान नाक हर जगह से ये फ्लो करने लगता है और इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लीडिंग बोलेंगे या हेमरेज बोलेंगे। तो जब भी हमारा खून पतला हो जाए, ये कान नाक से खून बहने लगना, यही होता है ब्लीडिंग या हेमरेज। हाँ जी, यही आंसर दिया था, बिल्कुल सही था। अब चले बताएं, अगर प्लेटलेट ज्यादा हो जाए तो यहां से क्या होगा। तो अगर प्लेटलेट ज्यादा हो जाए, खून ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, और खून ज्यादा गाढ़ा हो जाए इसका फ्लो रुक जाएगा, और कई बार इसके फ्लो रुकने से हमें हार्ट अटैक भी आ जाता है। और इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसिस। तो जब हमारा प्लेटलेट ज्यादा हो जाए, खून बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, और खून बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, हमारे बॉडी में फ्लो नहीं कर पाएगा, हमें हार्ट अटैक भी हो सकता है। इसी कंडीशन को क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसिस। तो चलिए बताइए, थ्रोम्बोसिस किसकी वजह से होगा, आपका थ्रोम्बोसिस किसकी वजह से होगा। थ्रोम्बोसिस प्लेटलेट कम हो जाए कि प्लेटलेट ज्यादा हो जाए, प्लेटलेट ज्यादा हो जाए, वही क्या होगा, थ्रोम्बोसिस। ऐसे ही पूछे, पॉलीसाइथीमिया किसकी वजह से होगा, तो पॉलीसाइथीमिया किसकी वजह से होगा, जब हमारा RBC ज्यादा हो जाए, हमारा क्या होगा, पॉलीसाइथीमिया। तो ये हमारा पूरा इंट्रोडक्शन था कि RBC क्या होता है, WBC क्या होता है, प्लेटलेट क्या होता है। लेकिन अभी हमारा ब्लड टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। ब्लड टॉपिक क्यों खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी ये टॉपिक स्टार्ट हुआ है। अब हम लोग अलग से RBC पढ़ेंगे, WBC पढ़ेंगे, प्लेटलेट पढ़ेंगे, सबका जीवन काल पढ़ेंगे, कितना जीवन काल होता है, इसका काम क्या होता है, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो अब हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो एक एक करके हम लोग तीनों को पढ़ते हैं। और चलिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, RBC।
तो सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक होगा, आज का जो पार्ट होगा, तो अभी भी ब्लड टॉपिक नहीं खत्म हुआ है, आपका सेल्स कॉर्पसल्स टॉपिक नहीं खत्म हुआ है, और अभी हम लोग स्टार्ट किए और क्या स्टार्ट करेंगे, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आरबीसी। आरबीसी तो चलिए लिखते हैं हमारा पहला पार्ट, और पहला पार्ट होगा आरबीसी। और अब हम आप लोग को बोल दे रहे हैं इसको पहले पढ़ने के बाद हमने बोला है आपको 10 मिनट का टाइम देंगे, आप लोग डाउट पूछ लीजिएगा, इसमें इसको छोड़कर कोई और डाउट नहीं पूछना है। आरबीसी से रिलेटेड डाउट होगा हम आपको बताएंगे, जो नहीं समझ आएगा वो बताएंगे, लेकिन अलग अभी कोई डाउट नहीं पूछना है। नहीं, डॉक्टर नहीं बनाएंगे, क्योंकि इतना पढ़ाने के बाद अभी तक हम ही पूरे डॉक्टर नहीं बने हैं, तो आपको भी हम डॉक्टर नहीं बनाएंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आरबीसी, और आरबीसी के बारे में क्या डिस्कस करेंगे। तो आप लोग को पता है जो आरबीसी है, आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, और इसका हिंदी नाम होता है लाल रुधिर कणिका। तो आप लोग सबसे पहले ये क्वेश्चन सोचते होंगे जो हमारा आरबीसी है, आरबीसी का रेड कलर किसकी वजह से होता है। तो जो भी हमारा आरबीसी है, आरबीसी का रेड, उसका साधारण भाषा भी थ्रोम्बोसिस ही बोलते हैं, संतोष, सेम वही नाम होता है। तो चलिए देखें रेड ब्लड कॉर्पसल, आप लोग ये सोचते होंगे कि जो हमारा रेड कलर है, आरबीसी का रेड कलर है, ये किसके कारण होता है। तो देखिए जो हमारा आरबीसी का रेड कलर है वो आप लोग के एक प्रोटीन के वजह से होता है। और कौन से प्रोटीन के वजह से, तो आप लोग का एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है हेमोग्लोबिन। तो जो भी हमारे आरबीसी का रेड कलर है, आरबीसी का रेड कलर किसके वजह से होता है, एक प्रोटीन के वजह से, और इस प्रोटीन का नाम है हेमोग्लोबिन। तो पहले हम आपको बताएंगे व्हाट इज हेमोग्लोबिन, उसके बाद बताएंगे हेमोग्लोबिन कितना होता है, ये सब कुछ बताएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं व्हाट इज हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या है, तो देखिए जो हमारा हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन 2 वर्ड से मिलकर बना है, 2 वर्ड से। और 2 वर्ड, अगर पहला वर्ड देखे, पहला वर्ड हमारा क्या है, पहला वर्ड है हेम, जबकि दूसरा जो वर्ड है, दूसरा वर्ड हमारा क्या है, ग्लोबिन। तो जो हमारा हेमोग्लोबिन है ये 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, हेम और ग्लोबिन से। तो अगर हेम का मतलब देखें, आप लोग कभी सुने हो केमिस्ट्री में हेम इज अ रूट वर्ड फॉर आयरन। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में हेम आपका आयरन के लिए रूट वर्ड होता है, आयरन के लिए। तो देखिए जो यहाँ पर हेम है, अगर केमिस्ट्री में देखें, हेम इज अ रूट वर्ड फॉर आयरन, आयरन के लिए रूट वर्ड होगा। जबकि ग्लोबिन का मतलब क्या हुआ, तो ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। जैसे आप लोग से अगर एक क्वेश्चन पूछे, यहीं से केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछे, हेमेटाइट इज एन ओर ऑफ, हेमेटाइट किसका अयस्क होता है, तो आप लोग सुने होंगे हेमेटाइट किसका अयस्क होता है, हेम लगा हुआ है, और हेम लगा हुआ है तो किसका अयस्क होगा, आयरन का। तो जहां कहीं भी आप लोग का हेम लगा हो, हेम हमेशा किसके लिए लगा होगा, आयरन के लिए। तो इन दोनों को मिलाकर देखें व्हाट इज हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या होगा, एक ऐसा प्रोटीन जो आयरन से मिलकर बना हो, ऐसे प्रोटीन को क्या बोलेंगे, हेमोग्लोबिन। एक ऐसा प्रोटीन जो आयरन से मिलकर बना हो, ऐसे प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे, हेमोग्लोबिन। इसका मतलब अगर आप लोग को आरबीसी बनाना है, अगर आप लोग को हेमोग्लोबिन बनाना है, तो हेमोग्लोबिन बनाने के लिए क्या खाना होगा, आप लोग को आयरन खाना होगा, लोहा खाना होगा। तो आप लोग लोहा कहाँ से खाते होंगे, लोहा कहाँ से खाते हैं, आपके चेयर में जो लोहा लगा है वो खाते हैं, या आपके फैन में जो लोहा लगा है वो खाते हैं, बिल्कुल नहीं। हम लोग चेयर फैन कहीं से भी लोहा नहीं खाते। हम लोग लोहा कहाँ से खाते हैं, तो हम लोग जब भी लोहा खाएंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स, जितने भी हमारी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, हरी पत्तेदार सब्जियों से हमें क्या मिलता है, आयरन मिलता है। और यही आयरन फॉर्मेशन किसका करेगा, हेमोग्लोबिन का। तो इन दोनों को मिलाकर आपको पता चला व्हाट इज हेमोग्लोबिन, एक ऐसा प्रोटीन जो आयरन से मिलकर बना हो, लोहे से मिलकर बना हो, ऐसे प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे, हेमोग्लोबिन। तो यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है। और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द सेंट्रल मेटल ऑफ हेमोग्लोबिन, व्हाट इज द सेंट्रल मेटल ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन का केंद्र धातु क्या होगा, हेमोग्लोबिन का केंद्र धातु क्या होगा, तो चलिए आप लोग बताइए हेमोग्लोबिन का केंद्र धातु क्या होगा। हेमोग्लोबिन किससे मिलकर बना है, हेमोग्लोबिन कौन से धातु से मिलकर बना है, तो नाम में ही पता है हेम किसके लिए है, आयरन के लिए। तो जब भी पूछा जाए हेमोग्लोबिन का केंद्र धातु क्या होगा, तो हेमोग्लोबिन का केंद्र धातु क्या होता है,
आयरन होता है, लोहा होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सेंट्रल मेटल ऑफ हेमोग्लोबिन। सेंट्रल मेटल ऑफ हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन का केंद्र धातु क्या होगा? तो हेमोग्लोबिन का केंद्र धातु क्या हुआ? आयरन। आयरन। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोग का क्या पता चला कि जब भी हमें आरबीसी बनाना होगा, आरबीसी बनाने के लिए हेमोग्लोबिन बनाना होगा और हेमोग्लोबिन बनाने के लिए किसकी जरूरत होगी? आपको आयरन की जरूरत होगी। तो यहां से पहला पॉइंट पता चला, एक ऐसा प्रोटीन जो आयरन से मिलकर बना हो, इसी को बोलेंगे हेमोग्लोबिन। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या यहाँ पे बताएंगे। तो नेक्स्ट क्या बताएंगे, ये जो हेम वर्ड है, हेम वर्ड, हेम आपका क्या होता है? हेम वर्ड अगर हेम का बायो में देखे, हेम का बायो में मतलब क्या होता है? तो हेम इज अ रूट वर्ड फॉर ब्लड। अगर बायो में देखे, बायो में हेम किसके लिए होता है? तो हेम इज अ रूट वर्ड फॉर ब्लड, ब्लड के लिए रूट वर्ड होता है। तो यहां से अब आप पूरा मिलाकर देखें, व्हाट इज हेमोग्लोबिन? व्हाट इज हेमोग्लोबिन? हेमोग्लोबिन क्या होगा? एक ऐसा प्रोटीन जो आयरन से मिलकर बना है और किस में पाया जाता है? आप लोग के ब्लड में पाया जाए, ऐसे प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन। तो यहीं से आप लोग बता सकते हैं इसका केंद्र धातु क्या होगा? क्या खाने से आप लोग का हेमोग्लोबिन बनेगा? आयरन से। तो बस इतना ही जानना है, ये किससे मिलकर बना होता है? आयरन से मिलकर। तो चलिए देखें, अभी हमने क्या बताया, ब्लड के लिए रूट वर्ड क्या होता है? हेम। जो ब्लड है, ब्लड के लिए रूट वर्ड है हेम। तो बताइए, स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज, स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज, रक्त के अध्ययन को क्या बोलते हैं? आप लोग बताएंगे। हमने बता दिया है ब्लड के लिए रूट वर्ड है हेम, तो आप लोग बताइए, स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज, ब्लड के अध्ययन को क्या बोलेंगे? जल्दी से आंसर दे, ब्लड के अध्ययन को क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज। तो हमने बता रखा है आपके ब्लड के लिए रूट वर्ड क्या होता है? ब्लड के लिए रूट वर्ड है हेम। हेम ब्लड के लिए रूट वर्ड है। स्टडी के लिए क्या होता है? स्टडी के लिए होता है लॉजी, और इन्हीं दोनों को एटो से ऐड कर दे, यही क्या होगा? स्टडी ऑफ ब्लड। स्टडी ऑफ ब्लड। तो ये हो गया हमारे स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी, हेमोलॉजी नहीं, बस एटो बीच में लगा देना है और इसका नाम क्या हो जाएगा? हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी। चलिए यहीं से आप लोग से पूछा जाए, अगर एक क्वेश्चन पूछे, हेमोसाइटोमीटर इज रिलेटेड टू, हेमोसाइटोमीटर इज रिलेटेड टू, बस इतना बताना है हेमोसाइटोमीटर किससे रिलेटेड होना चाहिए। तो आप लोग देखें, हेमोसाइटोमीटर में पहला वर्ड ही क्या लगा है? हेम लगा हुआ है। हेम। हेम का मतलब ही क्या हो जाएगा? हेम का मतलब हो गया ब्लड। हेम के लिए ब्लड हो गया। नेक्स्ट देखे, नेक्स्ट आपका साइटो। साइटो, और साइटो बता चुके हैं, साइटो किसके लिए होता है? सेल्स के लिए। सेल्स के लिए। और मीटर का मतलब क्या हो गया? काउंट करने वाला। तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हमारे ब्लड सेल को काउंट करे, हमारे रुधिर कोशिकाओं को काउंट करे, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या बोल देंगे? हेमोसाइटोमीटर। हेमोसाइटोमीटर। तो जो भी हमारे ब्लड सेल को काउंट करे, हमारे रुधिर कोशिकाओं की संख्या को काउंट करे, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या बोल देंगे? हेमोसाइटोमीटर। तो क्या पता चला, जहां कहीं भी हेम लगा हो, हेम वर्ड हमेशा किसके लिए होगा? ब्लड के लिए। ब्लड के लिए। तो क्लियर हुआ आपका हेम क्या होता है? हेम हमेशा किसके लिए लगा होगा? ब्लड के लिए। तो क्लियर हुआ व्हाट इज हेमोग्लोबिन? हेमोग्लोबिन क्या हुआ? एक ऐसा प्रोटीन जो आयरन से मिलकर बना है और जो हमारे ब्लड में पाया जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं हेमोग्लोबिन। अब देखिए आगे क्या बताएंगे। तो आगे अब आप लोग बताएंगे, और क्या बताएंगे? तो चलिए बताइए, एक नॉर्मल पर्सन में कितना हेमोग्लोबिन होना चाहिए? एक नॉर्मल पर्सन में, जैसे हम लोग नॉर्मल पर्सन है, हेल्दी पर्सन है, एक हेल्दी पर्सन में आपका कितना हेमोग्लोबिन होना चाहिए? तो जो हमारा हेमोग्लोबिन है, अगेन हम बताएं, हेमोग्लोबिन के भी नंबर में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं? क्योंकि अभी गूगल करेंगे, उस पर अलग आपको पता चलेगा, किसी बुक में देखेंगे अलग आपको पता चलेगा। लेकिन हम एनसीईआरटी, जब भी हम आपको डाटा देते हैं, जब भी हम आपको आंसर देते हैं, हमेशा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसर देते हैं। और देखिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारा हेमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? तो जो हेमोग्लोबिन है एक नॉर्मल पर्सन में कितना होना चाहिए? 12 से 16 यूनिट। 12 से 16 यूनिट। 12 से 16 यूनिट। एक नॉर्मल पर्सन की बात करें तो नॉर्मल पर्सन में हेमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? 12 से 16 यूनिट। तो आप लोग सोचेंगे ये यूनिट क्या होता है? यूनिट का क्या होगा? तो देखिए यूनिट हमारा क्या होता है? ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड।
और डेसीलीटर का मतलब क्या हुआ आप लोग का, जैसे मिलीलीटर होता है, सेंटीलीटर होता है, वैसे हमारा क्या होगा, डेसीलीटर होगा। तो यहाँ पर एक डेसीलीटर में देखे, एक डेसीलीटर में कितना आपका हेमोग्लोबिन होना चाहिए, 12 से 16 होना चाहिए, 12 से 16। तो फिर से बताएं, क्या मेल फीमेल दोनों में आपका हेमोग्लोबिन सेम होगा? क्या मेल फीमेल दोनों में हेमोग्लोबिन सेम होना चाहिए? मेल फीमेल दोनों में हेमोग्लोबिन सेम नहीं होगा। अगेन देखिए, आरबीसी किस में ज्यादा था, मेल में ज्यादा था। तो जब आरबीसी मेल में ज्यादा है, हेमोग्लोबिन भी ज्यादा किस में होगा, मेल में होगा, एज कंपेयर टू फीमेल। तो देखिए फीमेल में कितना हेमोग्लोबिन होता है, फीमेल में हेमोग्लोबिन होता है 12 से 15 यूनिट, 12 से 15 यूनिट। जबकि मेल की बात करें तो मेल में हेमोग्लोबिन कितना होता है, मेल में होता है 13 से 16 यूनिट, 13 से 16 यूनिट। तो दोनों में क्या होगा, अलग अलग होगा। मेल में 1 यूनिट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फीमेल। तो यहां से आप लोग को हेमोग्लोबिन के बारे में पता चला, हेमोग्लोबिन क्या है, हेमोग्लोबिन कितना पाया जाता है ये भी बता दिए, हेमोग्लोबिन किससे मिलकर बना होता है, क्या खाने से आप लोग का बनता है, ये सब कुछ बता दिया गया। तो अब आप लोग बताएंगे आपके हेमोग्लोबिन का मेन कार्य क्या होता होगा, हेमोग्लोबिन का मेन कार्य क्या होता होगा, हेमोग्लोबिन क्या काम करता होगा, कुछ तो काम करता होगा हेमोग्लोबिन। तो चलिए देखें व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन। और हेमोग्लोबिन का फंक्शन पढ़ाने से पहले हम आपको एक डेली लाइफ का एग्जांपल देंगे, उसके बाद हम बताएंगे इसका काम क्या होता है। तो अभी कुछ दिनों पहले आप लोग का ठंड का मौसम बीता है, ठंड का मौसम बीता है, और जब ठंड पड़ती है, ठंड में आप सब लोग लकड़ी को जलाते हैं और लकड़ी को जलाकर उससे हाथ सेक लेते हैं, यही करते हैं। तो जब भी बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है हम लोग लकड़ी जलाते हैं और लकड़ी को जलाकर हम लोग हाथ पैर अपना गर्म कर लेते हैं। अब क्या है आप लोग के पास, एक ऑप्शन क्या है आपके पास, ऑप्शन है लकड़ी है, लकड़ी है लेकिन लकड़ी को जलाना नहीं है, लकड़ी रखा हुआ, लकड़ी को जलाना नहीं है, और बिना लकड़ी को जलाए आपको अपनी पूरी बॉडी गर्म करनी है। कैसे करेंगे आप लोग, ठंड का मौसम है, लकड़ी सामने रखा हुआ है, लकड़ी को जलाना नहीं है, बिना जलाए आप लोग क्या करना, उससे पूरी बॉडी गर्म करनी है। आप लोग कैसे करेंगे, आप लोग को एक ही जगह खड़े भी रहना है, पूरे क्लास में, पूरे आपके रूम में घूमना नहीं है। तो देखिए अगर लकड़ी है उसको हम जला नहीं रहे, जब तक हम लोग लकड़ी को नहीं जलाएंगे उससे ऊर्जा नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी। इसका मतलब अगर हमें लकड़ी से ऊर्जा प्राप्त करना है सबसे पहले लकड़ी को जलाना होगा, और लकड़ी को जलाने के लिए कौन से गैस की जरूरत होगी, ऑक्सीजन की। तो जब भी हमें लकड़ी को जलाना होगा, लकड़ी को जलाने के लिए कौन से गैस की जरूरत होगी, ऑक्सीजन की जरूरत होगी। ऐसा ही कुछ काम हमारे बॉडी में भी होता है। और क्या होता है, तो हम जो भी खाना खाते हैं सारा खाना हमारे पेट में चला जाता है। हम जो भी खाना खा रहे हैं, चाहे रोटी खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, सारा खाना क्या हुआ, हमारे पेट में चला गया। लेकिन आप लोग बताएं खाना खाने का मेन एम क्या होता है, खाना खाने का मेन एम क्या है, खाने को सिर्फ पेट में भेजना कि खाने से एनर्जी प्राप्त करना। तो जो भी हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने का मेन एम है खाने से ऊर्जा प्राप्त करना। तो खाने से ऊर्जा कब मिलेगा, जब खाना जलेगा, और खाने को जलाने के लिए किसकी जरूरत होगी, ऑक्सीजन की। तो जो भी हमारा खाना जलेगा बॉडी के अंदर, उसको जलाने के लिए किसकी जरूरत होगी, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की। तो देखिए होता क्या है, हम लोग जैसे ही सांस लेते हैं, आप लोगों ने इनहेल किया, इनहेल किया, और जैसे ही आप लोग सांस लेंगे क्या होगा, सांस लिए आपके जो फेफड़े हैं, आपके जो लंग्स हैं, लंग्स में आपका एयर जाएगा। हमने जैसी गहरी सांस लिया, एयर आपके बॉडी में, एयर आपके लंग्स में गया। आपके एयर में ऑक्सीजन होगा कि नहीं होगा, एयर में ऑक्सीजन होगा। तो देखिए हमारे एयर में ऑक्सीजन होगा, ये ऑक्सीजन जाकर किससे जुड़ेगा, ये ऑक्सीजन जाकर हेमोग्लोबिन से जुड़ेगा। तो जैसे हमने सांस लिया, हमारे लंग्स में ऑक्सीजन पहुंचा, ये ऑक्सीजन जाकर किससे जुड़ा, हेमोग्लोबिन से जुड़ा। अब जैसे ही हमारा ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से जुड़ा, ये एक कंपाउंड बना लेगा, और ये कौन सा कंपाउंड बनाएगा, तो यहां से एक कंपाउंड बनाएगा जिसका नाम होगा ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। तो जैसे हमारा ऑक्सीजन जुड़ा, कंपाउंड बना ऑक्सी हेमोग्लोबिन। अब ये हमारा जो भी ऑक्सी हेमोग्लोबिन है ये पूरी बॉडी में जाएगा। जैसे हमारे ब्लड में ऑक्सीजन मिला, ये पूरी बॉडी में जाएगा, और जैसे ही पूरी बॉडी में गया, ये हमारे खाने से मिलेगा, खाने से ऑक्सीजन मिलेगा, और जैसे ही खाने से ऑक्सीजन मिला, खाना जलेगा, और खाना जलेगा, यहां से फॉर्मेशन किसकी होगी, एनर्जी की, ऊर्जा की। तो हुआ क्या,
हमने सांस लिया, सांस से ऑक्सीजन जो था वो आपके ब्लड में मिला, ब्लड के थ्रू ये खाने के पास पहुंचा और खाने के पास पहुंचकर ये हमारे खाने को जलाएगा, हमें ऊर्जा प्रदान करेगा। तो यहां से क्लियर हुआ, नाइट्रोजन का बॉडी में बहुत ज्यादा रोल नहीं होता, उसका बाहर रोल होता है, बॉडी के अंदर मेनली ऑक्सीजन का रोल होता है, नाइट्रोजन का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है। तो चलिए अब हम आपसे पूछे, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन? हेमोग्लोबिन का मेन काम क्या हुआ? हेमोग्लोबिन ने क्या काम किया? तो इसका मेन काम क्या है? कौन से गैस को ट्रांसपोर्ट करना? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करके क्या बनाने में हेल्प करना? एनर्जी बनाने में हेल्प करना। तो देखिए इसका पहला फंक्शन क्या हुआ? इसका पहला फंक्शन हुआ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का संचारण, ऑक्सीजन का पूरे शरीर में संचारण। तो ये हो गया ऑक्सीजन का पूरे शरीर में संचारण, पूरे शरीर में ये भेजेगा। और जब ये पूरे शरीर में ऑक्सीजन को संचार कर रहा है, मतलब इसका नेक्स्ट काम क्या हुआ? हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी अर्थात शरीर में ऊर्जा बनाने में सहायता करना, ऊर्जा बनाने में सहायता करना। तो इसका मेन काम क्या हुआ? ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पहुंचाकर क्या करना? एनर्जी बनाने में हेल्प करना। तो इन सिंपल क्या हुआ? जब भी हम लोग सांस लेंगे ऑक्सीजन जाएगा, ऑक्सीजन हमारे ब्लड से मिलेगा, जैसे ही ब्लड से मिला ये पूरी बॉडी में फैलेगा, और जैसे ही पूरी बॉडी में फैला, बॉडी में खाना भी होगा, खाने के साथ ऑक्सीजन मिलेगा, एनर्जी बनाएगा। तो यही काम हुआ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करके पूरे शरीर में एनर्जी बनाना। तो ये था हेमोग्लोबिन का पहला काम। तो आप लोग से एक बात पूछना था, अच्छा ये बताएं, हम सिर्फ टॉपिक पढ़े कि क्वेश्चन भी आप लोग को बताया जाए? आप लोग पे ये डिपेंड करेगा, आप लोग सिर्फ टॉपिक पढ़ना चाहते हैं कि क्वेश्चन भी एक दो करना चाहते हैं? क्योंकि यहां से 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आप लोग का पूछा जाता है। तो सिर्फ पढ़ा दे कि क्वेश्चन भी बता दे? बताएं आप लोग। ब्रिजेश 3:30 तक टाइम है ना, तो 3:30 तक ही पढ़ाना होगा। क्वेश्चन भी बताया जाए कि रहने दिया जाए? नहीं, फूड में ऑक्सीजन आपका जुड़ेगा और वही हमारा क्या, पहले ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना और यहां से ऑक्सीजन खाने के पास जाएगा, तब खाने को जलाएगा। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन भी बता दे रहे हैं, आप लोग नहीं भी बोलते तब भी हम आपको क्वेश्चन बताते, क्योंकि हम आपको यहाँ पढ़ाते इसीलिए क्योंकि आपका पेपर क्लियर हो जाए। सिर्फ हम आपको समझाने के लिए तो पढ़ाते नहीं है, क्वेश्चन भी बताना होगा। और चलिए देखिए यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बताना चाहते हैं। तो यहाँ से हम आपको 4 क्वेश्चन बताएंगे, 4 क्वेश्चन बताएंगे। और क्या क्या क्वेश्चन बताएंगे? तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, अब देखिए यहाँ हो गया पढ़े, देखिए यहाँ से क्या क्वेश्चन पहला पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पे ध्यान दे, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कैन बाइंड टू अ सिंगल यूनिट ऑफ हेमोग्लोबिन? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कैन बाइंड टू अ सिंगल यूनिट ऑफ हेमोग्लोबिन? एक इकाई हेमोग्लोबिन से कितने ऑक्सीजन अणु संयोजित हो सकते हैं? अगर हमारा 1 इकाई हेमोग्लोबिन है, इसमें हमारे कितने ऑक्सीजन अणु संयोजित हो सकते हैं, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए हमारे 1 डेसीलीटर में कितना हेमोग्लोबिन है, कितने यूनिट है? 12 से 16, 12 से 16। तो अब यही पूछा जाएगा, 12 से 16 नहीं, सिर्फ 1 यूनिट में पूछा जाए, 1 यूनिट में कितने हेमोग्लोबिन के, कितने ऑक्सीजन के अणु संयोजित हो सकते हैं। तो देखिए हमारे कितने ऑक्सीजन के अणु संयोजित हो सकते हैं, ऑक्सीजन अणु कितने संयोजित होंगे, चलिए इस पे ध्यान दे। क्या होता है, क्या आपका यहाँ क्या आपको जानना है? तो हमने क्या बोला, आपकी बॉडी में मान लेते 15 हेमोग्लोबिन है, ऑन एवरेज 15 हेमोग्लोबिन है। ये 15 हेमोग्लोबिन एक बार में कितना ऑक्सीजन ले जाता होगा, यही बताना, और इसी के लिए हमें बताना होगा कि 1 हेमोग्लोबिन से कितना ऑक्सीजन जुड़ता होगा। तो यहाँ पर अब आप लोग ध्यान दें, अगर आप लोग बीच में कमेंट करेंगे, इस पे ध्यान नहीं देंगे, दोबारा पूछेंगे, हम बताएंगे भी नहीं। तो पहले इस पे ध्यान दे जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो देखिए जो हमारा हेमोग्लोबिन है वो केमिकल है, एक रसायन है। और जब ये रसायन है, इसके कुछ स्ट्रक्चर भी तो होते होंगे, इसकी कुछ संरचना भी होती होगी। तो देखिए हम पूरी तरह से संरचना नहीं बताएंगे, एक सिंपल वे में पढ़ाएंगे जिससे आप लोग को याद हो जाए। और देखिए जो हमारा हेमोग्लोबिन है, आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं, हेमोग्लोबिन का सेंट्रल मेटल क्या होता है? आयरन। ऑलरेडी आप लोग को बताया जा चुका है कि जो भी हमारा हेमोग्लोबिन है,
इसका सेंट्रल मेटल क्या होगा? आयरन होगा। तो देखिए ये जो आयरन है, आयरन, ये आपका इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो बीच में हमारा आयरन है और इस आयरन के चारों तरफ हमारे 4 छल्ले पाए जाते हैं। इसमें नाइट्रोजन, कोबाल्ट, इन सब के मिला के छल्ले पाए जाते हैं। तो आपको ये सब नहीं याद रखना है, बस इतना याद रखना है, बीच में आयरन होगा और आयरन के चारों तरफ हमारा क्या पाया जाएगा? एक 4 रिंग पाया जाएगा, 4 रिंग पाया जाएगा। तो देखिए इन चारों रिंग में कितना ऑक्सीजन होगा? तो जब इसके 4 कोने हैं, 4 कोने में क्या होगा? कितना ऑक्सीजन जुड़ जाएगा? तो चारों कोनों में आपका 4 ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, 4 ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। तो बीच में हमारा हेमोग्लोबिन है, एक हेमोग्लोबिन है और एक हेमोग्लोबिन के 4 कोने हैं। 4 कोने में कितना ऑक्सीजन आपका जुड़ गया? 4 ऑक्सीजन जुड़ गया। इसका मतलब अगर पूछा जाए 1 इकाई हेमोग्लोबिन से कितना ऑक्सीजन जुड़ सकता है, कितने ऑक्सीजन के अणु जुड़ सकते हैं, तो कितने जुड़ सकते हैं? 4 जुड़ सकते हैं। बस छल्ले नहीं, बस इतना जान ले, 4 कोने हैं, 4 कोने हैं। और जब 4 कोने हैं मतलब चारों कोनों से कितना ऑक्सीजन जुड़ेगा? 4 ऑक्सीजन। तो यही क्वेश्चन आप लोग का पूछा जाता है और कई बार पूछा जा चुका है। एक हेमोग्लोबिन से कितने ऑक्सीजन जुड़ सकते हैं? 4। इतना आप लोग को याद रहेगा, 4 कोने हैं और 4 कोने हैं मतलब क्या होगा? 4 ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे। तो यहां से हम आपको क्या बताना चाहते हैं, चलिए हम आपको बता दें। मान ले अगर किसी में 15 हेमोग्लोबिन है, आप ही लोग में मान लीजिए या हमारे में ही मान लेते हैं 15 हेमोग्लोबिन है, तो हमारा 15 हेमोग्लोबिन है। आप लोग बता सकते हैं जब हमारे बॉडी में 15 हेमोग्लोबिन है, एक टाइम में हमारे बॉडी में कितना ऑक्सीजन जाएगा? एक हेमोग्लोबिन से कितना ऑक्सीजन जुड़ रहा है? 4 जुड़ रहा है, 4 जुड़ रहा है। तो जब एक हेमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन जुड़ रहा है, 15 से कितना जुड़ेगा? आपका 15 से 4 जुड़ेगा मतलब कितना जुड़ जाएगा? 60 ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, 60 ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। जब ये 60 ऑक्सीजन जुड़ेगा, आप लोग का 15 से एक में 4 है तो यहां से 60 ऑक्सीजन जुड़ेगा। जैसे 60 ऑक्सीजन 60 खाने को जलाया, यहां से हमारा 60 एनर्जी बन जाएगा। मतलब 60 ऑक्सीजन बॉडी में गया और ये क्या करेगा? 60 एनर्जी हमारे बॉडी में दे देगा। अब मान ले अगर 15 की जगह हमारे बॉडी में 9 हेमोग्लोबिन हुआ तो 15 की जगह अगर हमारा 9 हेमोग्लोबिन हुआ तो क्या होगा? तो अगर हमारा 15 की जगह 9 हेमोग्लोबिन हुआ, अब हमारे बॉडी में कितना ऑक्सीजन जाएगा? तो जैसे ही 15 की जगह 9 हेमोग्लोबिन हुआ, अब हमारे शरीर में कितना ऑक्सीजन जाएगा? 36 ऑक्सीजन, 36 ऑक्सीजन जाएगा। और जैसे ही 36 ऑक्सीजन गया, यहां से फॉर्मेशन क्या होगा? 36 एनर्जी का, 36 एनर्जी का। तो चलिए बताइए, क्या हमारे शरीर में अभी भी ऊर्जा उतनी ही बन रही है कि कम बन रही है? इन दोनों को कंपेयर करके आप लोग बता सकते हैं क्या अभी भी हमारे बॉडी में ऊर्जा उतनी ही बन रही है कि ऊर्जा कम बन रही है? ऊर्जा कम बन रही है। आपका कितने 60 की जगह 36 ऊर्जा बनने लगी और जब 60 की जगह 36 ऊर्जा बनी, शरीर में ऊर्जा कम हुआ और जैसे ही शरीर में ऊर्जा कम होगा हमें वीकनेस फील होगा, वीकनेस फील होगा। तो बताइए क्या हेमोग्लोबिन कम होने से वीकनेस हो सकता है? क्या हेमोग्लोबिन कम होने से वीकनेस हो सकता है? तो आप लोग बता सकते हैं हेमोग्लोबिन कम होने से वीकनेस होगा। क्यों? तो जैसे ही हेमोग्लोबिन कम होगा ऑक्सीजन बॉडी में कम जाएगा, ऑक्सीजन बॉडी में कम गया, ऊर्जा कम बनेगी और ऊर्जा कम बनेगी, उसी से क्या होगा? वीकनेस होगा, कमजोरी होगी। तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है, हेमोग्लोबिन कम होने से ऊर्जा कम बनेगा और हमें वीकनेस हो सकती है, वीकनेस हो सकती है। तो ये पॉइंट आप लोग को पता चला। अब तो आप लोग बता देंगे कि एक हेमोग्लोबिन से कितने ऑक्सीजन जुड़ सकते हैं? तो एक हेमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन। लेकिन एक और चीज आप लोग को ध्यान देना है, और यहां पर अब क्या ध्यान देना है? तो हमने क्या पूछा? मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन के अणु जुड़ सकते हैं, ये हमने पूछा। कितने ऑक्सीजन के अणु जुड़ सकते हैं? अब आप लोग बताएं, अगर हम आपसे पूछे आपके ऑक्सीजन के परमाणु कितने जुड़ सकते हैं? ऑक्सीजन की परमाणु कितने जुड़ सकते हैं बताइए। अगर हम आपसे पूछे एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन एक HB बोले या एक यूनिट HB बोले, दोनों आपका सेम ही है। एक यूनिट बोले या एक HB बोले, दोनों आपका सेम होगा। तो चलिए बताइए एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? ये तो हमने क्या बोला, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन 4 हुए। और आप लोग देखिए मॉलिक्यूल का मतलब ही क्या होता है, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे
कि जब भी एटम जुड़े, एटम के जुड़ने से ही फॉर्मेशन किसका होता है? मॉलिक्यूल का। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर O2 है, O2 का मतलब 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। तो जब भी आप लोग से पूछे एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटम कितना होगा? 8। तो याद रखिएगा मॉलिक्यूल 4 होगा, जबकि एटम कितना होगा? परमाणु कितने होंगे? 8 होंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था और उम्मीद है यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन 128, 32 ये कहाँ से आने लगा? 444, ये तो कुछ ज्यादा ही होने लगा। तो ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन बताएंगे, और सेकंड क्वेश्चन क्या बताएंगे? तो ये क्वेश्चन आप लोग का कई बार पूछा जा चुका है और इस पे आप लोग को ध्यान देना है। भले आप लोग पहला भूल जाए, लेकिन दूसरा याद रखना है, दूसरा क्वेश्चन याद रखना है। और दूसरा क्वेश्चन आप लोग का क्या है? मैक्सिमम रिएक्टिविटी ऑफ हेमोग्लोबिन। मैक्सिमम रिएक्टिविटी ऑफ हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन की अधिकतम क्रियाशीलता, हेमोग्लोबिन की अधिकतम क्रियाशीलता। नेक्स्ट यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है हेमोग्लोबिन की अधिकतम क्रियाशीलता। इसका मतलब हेमोग्लोबिन सबसे 32 कैसे होगा? O2 है ना, O2, और O2 है तो 8 ही तो होगा, 8 होगा। तो यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? मैक्सिमम रिएक्टिविटी ऑफ हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन की अधिकतम क्रियाशीलता क्या होगी? तो देखिए यहां से क्वेश्चन ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड एंड चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो चलिए बताइए, नेक्स्ट बताएं, इनमें से मैक्सिमम रिएक्टिविटी किसके साथ होनी चाहिए? CO2 के साथ, CO के साथ, SO2 के साथ या ऑक्सीजन के साथ? और ये कई बार पूछा जा चुका है। हेमोग्लोबिन सबसे तेजी से किसके साथ रिएक्शन करता है? बिल्कुल सही आंसर है। और देखिए हेमोग्लोबिन सबसे तेजी से CO के साथ रिएक्शन करता है, मतलब ये सबसे तेजी से कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है। तो जितने तेजी से ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, उसी के 300 गुना ज्यादा तेजी से ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन नहीं। हम लोग यही गलती करते हैं, हमें यही लगता है कि ऑक्सीजन ही होना चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जितने तेजी से ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, उससे ज्यादा तेजी से ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन ये तो याद रखना ही है, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है। तो आप लोग बता सकते हैं मैक्सिमम रिएक्टिविटी ऑफ हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन की अधिकतम क्रियाशीलता। अब चले, ये डिपेंड करता है, हमने क्या बोला कि हम आपको हेमोग्लोबिन का नॉर्मल स्ट्रक्चर बता रहे हैं, हेमोग्लोबिन को हम आपका पूरा स्ट्रक्चर नहीं बता रहे हैं। तो उसमें कोबाल्ट पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ये CO के साथ ज्यादा रिएक्शन करता है एज कंपेयर टू आपका ऑक्सीजन। ये डिपेंड करता है उसके स्ट्रक्चर पे, और उतना आपको नहीं बता पाएंगे क्योंकि उतना पढ़ना आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, कल ही पढ़ा था केमिस्ट्री में, बहुत अच्छी बात है। चले अब नेक्स्ट देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेंगे? फॉर्म ऑफ आयरन इन हेमोग्लोबिन। फॉर्म ऑफ आयरन इन हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन में लोहे का रूप, हेमोग्लोबिन में लोहे का रूप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का पूछा जाता है हेमोग्लोबिन में लोहे का रूप, मतलब जो हमारा हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन में लोहा जो है आपका, आयरन जो है वो किस फॉर्म में होगा? आयरन किस फॉर्म में होगा? तो आप लोग को पता है जो हमारा आयरन है, जो हमारा लोहा होता है, लोहा मेनली 2 स्टेज में होता है, और 2 स्टेज 2 ऑक्सीडेशन स्टेज में होता है। कौन कौन सा? तो एक हमारा होता है Fe2+, और Fe2+ को हम लोग क्या बोलते हैं? फेरस आयन, फेरस आयन बोलते हैं। जबकि दूसरा जो हमारा लोहे का फॉर्म होता है, दूसरे हमारे लोहे का फॉर्म कौन सा होता है? Fe3+, और Fe3+ इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेरिक आयन, फेरिक आयन। तो जो हमारा आयरन है, जो हमारा लोहा है, लोहा मेनली 2 स्टेज में रहता है, Fe2+ एंड सेकेंड कौन सा होता है? Fe3+। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है हेमोग्लोबिन में इन दोनों में से कौन से आयरन का रूप होगा? आपका Fe2+ होगा कि Fe3+ होगा? तो देखिए, अगर आप लोग का बोथ का ऑप्शन हो, आप लोग बोथ आंसर देंगे। अगर बोथ का ऑप्शन हो, मतलब बोथ ऑफ द अबव का आंसर हो, आप लोग दोनों आंसर देंगे, मतलब ये दोनों फॉर्म में हो सकता है। लेकिन अगर आपसे पूछे CO कोबाल्ट के लिए नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए है, ये CO दोनों बराबर है। CO लिखे होते तो ऐसे तो लिखे होते, ये कोबाल्ट होता, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो देखिए
आप लोग से क्या पूछा जाए कि आयरन किस फॉर्म में होगा, अगर दोनों ऑप्शन हो, दोनों ऑप्शन दे सकते हैं, लेकिन अगर एक आंसर देना हो, एक आंसर देना हो, आप लोग क्या आंसर देंगे? Fe2+, क्योंकि मैक्सिमम हेमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आप लोग का फेरस पाया जाता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे? आपका Fe2+। तो जब भी पूछे हेमोग्लोबिन में आयरन का कौन सा रूप होगा, अगर एक आंसर देना हो, एक आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या देंगे? Fe2+। 3:30 तक है ना, अभी 20 हो रहा है, 3:20 हो रहा है। हाँ जी, तो ये हो गया Fe2+। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद आप लोग डाउट पूछेंगे। और क्या पूछेंगे? लास्ट क्वेश्चन क्या पूछेंगे? तो कभी आप लोग पहाड़ी क्षेत्रों में गए हैं? कभी आप लोग पहाड़ी क्षेत्रों में गए हैं? आप लोग अभी तो क्वारंटाइन है, अभी तो आइसोलेशन है, लॉकडाउन है, तो अभी पहाड़ वगैरह तो हम लोग भूल ही गए होंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पहाड़ी क्षेत्रों से ही बैठकर ये वीडियो भी देखते होंगे। तो आप लोग याद कीजिए, किसी जमाने में हम लोग पहाड़ी क्षेत्रों में जाया करते थे, और जब हम लोग पहाड़ी क्षेत्रों में जाते, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछना है, पहाड़ी क्षेत्रों में जाने पर हमारे आरबीसी की संख्या पर क्या असर पड़ता है? आप लोग को बताना है, पहाड़ी क्षेत्रों में जाने पर आरबीसी की संख्या पर क्या असर पड़ेगा? आपका आरबीसी का नंबर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? बताएं आप लोग। अगर पूछा जाए पहाड़ी क्षेत्रों में जाने पर आरबीसी की संख्या पर क्या असर पड़ेगा, क्या असर पड़ना चाहिए? आरबीसी बढ़ जाएगा या आरबीसी कम हो जाएगा? चलिए, बहुत सारे लोग इसमें पहाड़ी क्षेत्रों से ही बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो चलिए, पहले जो लोग भी पहाड़ी क्षेत्रों से बात कर रहे हैं, पहले वो यही बताएंगे आरबीसी बढ़ जाएगा कि आरबीसी कम हो जाएगा? कम हो जाता है, कम हो जाता है। सबका आंसर है कम हो जाता है। मतलब जब भी हम लोग पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में जाने पर हमारा आरबीसी कम हो जाता है। यही आंसर आप लोग दे रहे हैं। 2-3 लोग हैं बस जो सही आंसर दे रहे हैं, बाकी सब लोग गलत आंसर दे रहे हैं। और देखिए इसका आंसर क्या होगा, पहले बता दे रहे क्या होगा, उसके बाद समझाते हैं ऐसा क्यों होगा। तो जब भी हम लोग पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं, जब भी हम लोग हिली एरियाज में जाते हैं, हमारा आरबीसी बढ़ जाता है। आरबीसी हमारा बढ़ जाता है, आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। तो ये याद रखिएगा, आरबीसी कम नहीं होता, आरबीसी हमारा क्या होता है? आरबीसी बढ़ जाता है। ऐसा क्यों? बताते हैं क्यों, पहले ये समझे, आप लोग खुद देखें। जब भी आप लोग पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं, आपके गाल, आपका नाक लाल लाल हो जाता है, और गाल और नाक लाल लाल होने का मतलब क्या है? आपका आरबीसी क्या हो गया? बढ़ गया है। अब अभी हम बोले हैं कि खुद बताएंगे, लेकिन फिर भी अब आप लोग पूछेंगे क्यों होगा, तो चलिए बताते हैं आरबीसी बढ़ता क्यों है। आरबीसी क्यों बढ़ता होगा, इसके पीछे भी तो कोई ना कोई लॉजिक होता होगा कि आरबीसी बढ़ता होगा। बिल्कुल अभिषेक सही आपने आंसर दिया है। तो देखिए आरबीसी क्यों बढ़ेगा, तो देखिए जैसे जैसे, अच्छा सिंपली देखिए, हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन किसका पार्ट है? आरबीसी का पार्ट है। हेमोग्लोबिन आरबीसी का पार्ट है। जो काम हेमोग्लोबिन का होगा वही काम किसका होगा? आरबीसी का होगा। तो हेमोग्लोबिन क्या कर रहा है? हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है और हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ऐसा ही क्या होगा, तो जो काम हेमोग्लोबिन का हुआ वही आरबीसी का भी होगा। तो देखिए जो आरबीसी है, आरबीसी ऑक्सीजन से जुड़ता है, और आरबीसी ऑक्सीजन से जुड़कर फॉर्मेशन किसका करता है? एनर्जी का, ऊर्जा का। तो जो भी हमारा आरबीसी है, जो भी इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन होगा, उससे ये क्या करेगा? उससे आप लोग का जुड़ेगा और एनर्जी आपको प्रोवाइड करेगा। तो अब देखें आरबीसी कम क्या होता होगा, हेमोग्लोबिन को एचबी से डिनोट करते हैं। तो देखिए आरबीसी आपका बढ़ता क्यों होगा, तो देखिए चाहे हम लोग कहीं भी जाएं, कहीं जाएं, चाहे पहाड़ के ऊपर जाएं, चाहे आप नदी के अंदर जा रहे हैं, हर जगह हमारे शरीर को एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। आप कहीं पर भी रहें, हमारे बॉडी को एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। जैसे ऑन एवरेज हमें कितनी एनर्जी चाहिए होती है, तो हमें ऑन एवरेज 2000 किलो कैलोरी के बराबर एनर्जी चाहिए होती है। तो हम लोग चाहे कहीं पर भी चले जाएं, हमेशा हमें एक एवरेज एनर्जी की जरूरत होगी, औसत ऊर्जा की जरूरत होगी। और ये ऊर्जा औसत हमारी कितनी होती है? 2000 किलो कैलोरी की जरूरत होती है। तो देखें आप लोग चाहे जहां पर भी जाएं, कहीं पर भी जाएं, हमारा एनर्जी क्या होगा? एनर्जी कांस्टेंट। हमें ऊर्जा उतनी ही चाहिए, ऊर्जा हमें 2000 किलो कैलोरी ही चाहिए। तो देखिए आपका आरएचएस तो कांस्टेंट हो गया, आरएचएस तो हमारा कांस्टेंट हो गया। यहाँ एनर्जी हमें सेम चाहिए, आरएचएस तो कांस्टेंट हो गया। और जब आरएचएस कांस्टेंट हो गया, आप लोग बताएं एलएचएस में क्या आप लोग का रिलेशन हो जाएगा? आप लोग यहाँ से बताएं, बहुत मैथ्स आप लोग पढ़ते हैं, और मैथ्स के अकॉर्डिंग बताइए। जब हमारा आरएचएस कांस्टेंट हो गया,
हमारे इन दोनों में क्या रिलेशन हो जाएगा? तो देखिए, जैसे ही हमारा RHS कांस्टेंट हुआ, आप लोग मैथ्स में पढ़े होंगे, RHS कांस्टेंट हुआ, आपके ये LHS वाले दोनों में क्या रिलेशन हो जाएगा? तो यहां से देखे, इन दोनों में रिलेशन क्या हो जाएगा? इनवर्स का। इनवर्स का हमें कहीं पर भी जाए एनर्जी कांस्टेंट चाहिए। तो देखे, जब हमारा ये पार्ट कांस्टेंट हो गया, इन दोनों में रिलेशन क्या हो गया? इनवर्स का। इनवर्स का इसका मतलब, जब हम लोग पहाड़ों पर जाते हैं, आप लोग बताएं, जैसे हम लोग पहाड़ों पर जाते हैं, पहाड़ों पर ऑक्सीजन कम होता है कि ज्यादा होता है? पहाड़ों पर ऑक्सीजन कम होता है। और जब हमारे पहाड़ों पर ऑक्सीजन कम होगा, ऑक्सीजन की मात्रा की पूर्ति के लिए हमारा RBC क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो जैसे हम लोग पहाड़ों पर गए, ऑक्सीजन कम हुआ, ऑक्सीजन कम हुआ, ऑक्सीजन की मात्रा को पूरा करने के लिए आपका RBC क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो होता क्या है, हम लोग जैसे ही पहाड़ों पर जाते हैं, आसपास कम ऑक्सीजन है, लेकिन हमारे बॉडी को तो उतनी ही ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा तो हमेशा उतनी ही चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि ऑक्सीजन कम है तो हम अपने शरीर की ऊर्जा की मात्रा को कम कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। ऊर्जा की मात्रा उतनी ही चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए जैसे हमारा पहाड़ों पर RBC कम है, हमारी जो किडनी है, हमारी किडनी है, किडनी एक प्रोटीन बनाती है। और किडनी कौन सी प्रोटीन बनाती है? तो हमारी किडनी एक प्रोटीन बनाती है जिसका नाम होता है इरिथ्रोपोइटीन। आप लोग को याद नहीं करना है, बस हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो जैसे हम लोग पहाड़ों पर गए, ऑक्सीजन कम हुआ, हमारी किडनी एक प्रोटीन बनाएगी इरिथ्रोपोइटीन, और जैसे इरिथ्रोपोइटीन बनता है, आपका RBC का नंबर बढ़ने लगता है। RBC का नंबर बढ़ेगा, और जैसे RBC का नंबर बढ़ेगा, आसपास जितने भी ऑक्सीजन होंगे वो बॉडी में जाएंगे और आप लोग की एनर्जी मिल जाएगी। तो फाइनली बता सकते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में जाने पर आपका RBC का नंबर कम होगा या ज्यादा होगा? RBC का नंबर कम होगा या ज्यादा होगा? क्या होगा? ज्यादा होगा। बिल्कुल, कार्बन मोनोऑक्साइड एक हानिकारक गैस होती है। अगर पूछे पहाड़ी क्षेत्रों में जाने पर कौन सा अंग है जो RBC बढ़ाने में हेल्प करता है? आप लोग बताइए, पहाड़ी क्षेत्रों में जाने पर कौन सा अंग है जो आपके RBC को बढ़ाने में हेल्प करता है? तो कौन सा आपका अंग होगा, कौन सा ऑर्गन होगा जो आप लोग को RBC को बढ़ाने में हेल्प करेगा? ये कौन सा होगा? किडनी होगा। RHS की फुल फॉर्म क्या है? RHS का फुल फॉर्म मत जाने, बस इतना जाने ये एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन पूछिए जल्दी से। उम्मीद की जाती है यहां तक आप लोग को समझ आ गया होगा। तो पूरा नहीं तो कम से कम 90% तो आप लोग को समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका आंसर आप लोग दे सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में। तो अभी भी हमारा RBC टॉपिक नहीं खत्म हुआ है, RBC अभी भी बचा हुआ है। अभी बताना है कॉर्पसल और सेल में क्या अंतर होता है, RBC का जीवन काल क्या होता है, ये सब कुछ अभी आप लोग को बताना है। हेमोग्लोबिन, हाँ अभी हेमोग्लोबिन का एक और फंक्शन बताना है, हेमोग्लोबिन का एक और फंक्शन। अच्छा, ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या अंतर होता है? जैसे हमारे बॉडी में जो ब्लड है हमारी नसों से फ्लो करता है, तो जब हमारे नसों से फ्लो करे उसे बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन नस, अगर किसी में नस ना पाया जाए, ऐसे ही पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करे, उसे बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। हाँ जी, हेमोग्लोबिन अभी और पढ़ाना है। पहले थोड़ा हमें पढ़ने भी तो दे कि क्या पूछ रहे हैं, एक ही बार सब लोग। हाँ जी कल्याण, आप भी ऑनलाइन हैं। एक तो इतना जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि जब कमेंट पढ़ने जा रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा। व्हाइट ब्लड सेल ना बढ़े, इसके लिए क्या करना होगा? अभी आप व्हाइट ब्लड सेल ना बढ़ाने पे ना काम करें, व्हाइट ब्लड सेल को बढ़ाने पर काम करें। इस टाइम ज्यादा जरूरत है आपके व्हाइट ब्लड सेल को बढ़ाना। धर्मेंद्र बताएंगे RBC का कब्रिस्तान, वो हमारा स्प्लीन होता है जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। अभी बाकी है आप लोग का। RBC बढ़ेगा तो ऑक्सीजन कम होगा? नहीं, RBC बढ़ेगा तो ऑक्सीजन कम नहीं होगा, ऑक्सीजन कम होता है इसलिए हमारा RBC बढ़ता है। थैलेसीमिया राजेश आपको पढ़ाएंगे, वो एक जेनेटिक बीमारी होती है, और जब जेनेटिक बीमारी पढ़ाएंगे देन थैलेसीमिया पढ़ाएंगे। डायलिसिस भी तब पढ़ाएंगे जब किडनी टॉपिक पढ़ाएंगे, किडनी। नहीं, MBBS हम नहीं कर रहे। MBBS का मेरा सिलेक्शन हो भी गया था, फिर भी हम छोड़ दिए थे। MBBS हमने नहीं किया है। हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर इतना आपको जानना जरूरी नहीं है, बस इतना जानिए हेमोग्लोबिन में आपका दो चीज बस याद रखिएगा। हेमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है और कोबाल्ट पाया जाता है। आपके एग्जाम के लिए बस इतना काफी है
कि हेमोग्लोबिन में आपका दो मेटल पाया जाता है, आयरन और कोबाल्ट। नहीं, प्लेटलेट डिक्रीज होने से हेमोफीलिया नहीं होगा। हेमोफीलिया एक आनुवंशिक बीमारी है, जेनेटिक बीमारी है, और वो हम आपको पढ़ाएंगे। कोई बात नहीं, किसी किसी को हेट भी करना चाहिए, हमें जरूरी थोड़ी है कि सब मेरा पढ़ाना पसंद ही करे। एल्ब्यूमिन क्या होता है? तो पूरन हमने बताया था प्लाज्मा में 3 प्रोटीन होते हैं। 3 प्रोटीन हमने मेनली बोला था, और जब कहीं भी आपको हम मेनली बोले इसका मतलब उसके अलावा भी प्रोटीन हो सकते हैं। तो देखे, प्लाज्मा में 4 प्रोटीन होते हैं, जिसमें से 3 हमने बता दिया था जो ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, जबकि एक लास्ट प्रोटीन होता है जिसका अमाउंट कम होता है, ये भी प्लाज्मा में ही पाया जाता है, प्लाज्मा के प्रोटीन में ही पाया जाता है, और ये हमारा क्या होता है? एल्ब्यूमिन। तो मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, जहां कहीं भी हम मेनली बोले, मेनली का मतलब ज्यादा ये पाया जाता है, बाकी अलावा और भी ज्यादा और भी प्रोटीन पाए जा सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? नहीं, WBC की कमी से एड्स नहीं होता। पढ़ाएंगे एड्स किसके वजह से होता है। हाँ जी, कॉकरोच में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। पढ़ाया था कभी 24/7 अड्डा पे, अभी नहीं पढ़ाते। एमनीसिया क्यों होता है? ऐसा कुछ नहीं है कि हिलियरिज में आपका एमनीसिया होता है। हाँ, ल्यूकेमिया को भी खत्म कर सकते हैं। आरबीसी का टेम्परेचर से बहुत कम इफेक्ट होता है, बहुत ज्यादा असर नहीं होता है। क्लोरोफिल जब पढ़ाएंगे देन बताएंगे। क्लोरोफिल में हमारा सेंट्रल मेटल पाया जाता है, और क्लोरोफिल का सेंट्रल मेटल कौन सा होता है? मैग्नीशियम। थ्रोम्बो मेनली आप लोग का थ्रोम्बो जो है, थ्रोम्बो मेनली प्लेटलेट के लिए यूज होता है। और कोई क्वेश्चन? ल्यूकोडर्मा व्हाइट ब्लड सेल। देखिए, ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट और डर्मा का मतलब होता है स्किन। तो आपके व्हाइट ब्लड सेल की जो ऊपर की लेयरिंग होती है उसी को ल्यूकोडर्मा कहते हैं। तो आप लोग कनेक्ट करके वर्ड को समझा करें। ल्यूको मीन्स व्हाइट ब्लड सेल, डर्मा मतलब स्किन। क्वालिफिकेशन, मेरे क्वालिफिकेशन से क्या करना है चलिए बता देते हैं। मेरी क्वालिफिकेशन डबल MSc है, 2 बार MSc है। आरबीसी में बैक्टीरिया नहीं, आरबीसी में बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया में आरबीसी होगा। चलिए, और जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग को पढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास। हाँ जी, ब्लड ग्रुप भी पढ़ाएंगे, सब कुछ बताएंगे। अभी बहुत सारे पार्ट ब्लड में बाकी है, वो सब कुछ पढ़ाया जाएगा। थैंक यू क्लास।